आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपको कुछ इंटरेस्टिंग इंसाइट चाहिए तो आज का एपिसोड आपके लिए है। आज हमारे साथ है ऋचा जिंदाल, एक एक्सपर्ट इन एनर्जी एल्केमी और हिप्नोथेरेपी। ऋचा जी ट्रॉमास को हील करने के लिए इनोवेटिव टेक्निक्स जैसे हिप्नोसिस और वुम रेगुलेशन का इस्तेमाल करती है। उनके वर्कशॉप से लोग एम्पावरमेंट और ग्रोथ पाते हैं। मैं आप सभी के साथ ऋचा जिंदाल के साथ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, जो बहुत वार्म और ब्यूटीफुल था, वो शेयर करना चाहूंगी। प्लीज वेलकम ऋचा जिंदाल जी। Welcome, welcome. So glad to have you here and so honored to have you here. You've kept the place very beautifully done. ऋचा जी, आपका बी यू विद श्रद्धा एस में बहुत बहुत स्वागत है। हमें बहुत खुशी है एंड आई एम रियली ऑनर्ड टू हैव यू ऑन आवर शो टुडे। Thank you. It's an honor for me also as well that I could be with you. ऋचा जी, जैसे कि आप एनर्जी बेस्ड वर्क करती हैं, मैं जितना भी आपके बारे में जान चुकी हूँ या पढ़ चुकी हूँ, मुझे आपकी जर्नी के बारे में जानना है कि ये एनर्जी वर्क या एनर्जी हीलिंग ये आपने कैसे इसकी शुरुआत हुई है आपकी लाइफ? So जैसे हमारा अभी पॉडकास्ट शुरू होने से पहले बात हो रही थी that when the life hits you hard, you just kind of turn towards finding. So I was a very religious person and I was into a community also. तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिसके आंसर्स मिल नहीं रहे थे लाइफ में। तो एक दिन आई वाज सिटिंग इन द टेम्पल एंड चैंटिंग माय मंत्रास एंड आफ्टर सर्टेन पॉइंट आई फेल्ट नाउ आई एम नॉट चैंटिंग द मंत्रा एनीमोर. I'm so robotic in that moment that the mantra is somewhere, I am somewhere, and I'm sitting in the temple, but I'm no more there. And it was not that I diluted in the universe. I could feel that I was so monotonously speaking those words, and I could see myself. That means not feeling it, just Yeah, there was saying no it. feeling. I was just so stoned in that moment. So I felt कि ये क्या कर रही है ऋचा, तू सच में भक्ति करती है? Because I'm a कृष्ण भक्त and मुझे ऐसा लगा कि I'm not in my journey. I'm like cheating God. And वो वहाँ से मेरे questions शुरू हुए. So I asked some people who I followed कि भाई इस बात का क्या मतलब है, या ये question का आंसर क्या है? And they said no, it's like life is like this only. So I said no, then what are the all these भगवत गीता and या हम रामायण पढ़ते हैं या चरित्र देखते हैं, तो उसका क्या पर्पस हुआ फिर तो क्यों कोई इंसान अपना चरित्र अच्छा रखे या क्यों वो इस चीज को करे? क्या मतलब है इन सब चीजों का? कोई मतलब नहीं हुआ। बुरा है तो क्या है और अच्छा है तो क्या है? हाँ, अब जैसे मैं बहुत बार कई वीडियोस देखती हुई तो ऐसे बोलते हैं कि आप मंत्रा चैंट करो बहुत फर्क पड़ जाएगा. यू सी मेजर ऑफ द पीपल आर नॉट, दे डोंट इवन हैव अ शिफ्ट इन देयर लाइफ. इट्स नॉट दैट दे आर नॉट डूइंग, दे आर रिलीजियसली फॉलोइंग थिंग्स. एनर्जी इज नथिंग मोर देन, आप इलेक्ट्रिसिटी है आपके घर में, ये अभी लाइट्स चल रही है, दिस इज एनर्जी. आप ये लाइट को यहाँ लगाएंगे या ये यहाँ लगाएंगे, उससे पूरे एनवायरनमेंट की वो चेंज हो जाएगी. हम किसी चीज़ को यूज़ कैसे करते हैं, हम अपनी लाइफ को कैसे यूज़ करते हैं, हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कैसे यूज़ करते हैं, उस एनर्जी को कैसे यूज़ करते हैं, शक्ति है सबके अंदर. सो जब मैं छोटी थी, व्हेन आई वाज 6 years old, so I could see energies, I could feel energies as a kid, so I'm born with that gift. So when you're saying I could see energy, what does it mean? कैसे? So I was like a kid and there was something, I don't know what it was, but it was not, I could feel that something is shifting around me. और मैंने जब आई वॉज इन द वॉशरूम और हम साउथ में रहते थे, सो माई फादर वॉज अ पेपर टेक्नोलॉजिस्ट. तो हम वहाँ पे मेरे फादर, तो मैं बहुत छोटी थी, तो मैं वहाँ पे कुछ चीज़ को मूव होते हुए देखा. मतलब इट वॉज नॉट अ एनिमल और समथिंग, इट वॉज फॉर्म नहीं था. इट वॉज चेंजिंग इनटू डिफरेंट मतलब एनिमल कैरेक्टर्स, कभी वो कुछ बन जाता था. तो मैंने जब अपने मदर को बोला तो मेरे मदर थोड़ा सा घबरा गए, बिकॉज बहुत छोटी थी, 6-7 साल की, 6 साल की रही होगी. फिर मेरे फादर को बोला, आई बिलोंग टू अ पंजाबी फैमिली, तो पंजाबीज में ना ये सब बातें नहीं मानते. तो मेरे फादर से ऐसे बच्चे बच्चे कुछ भी देखते रहते हैं. फिर स्लोली थिंग्स इन माई लाइफ गॉट रफ, मेरी शादी हुई, थिंग्स वर नॉट वेरी गुड, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि लाइफ में हुई. फिर बेटा हुआ मेरा छोटा वाला, एंड दैट टाइम मैं कुंडलिनी अवेकन्ड, विच आई डिडंट नो. बाद में जैसे जैसे बोलते हैं ना, लाइफ आपको प्रिसीव करवाती है तो आप समझते हो कि हो क्या रहा है. तब वो जो मेरा बेटा हुआ, उसको ही वॉज अ वेरी डिफिकल्ट चाइल्ड फॉर मी एज अ
प्रेगनेंसी। तो मुझे बोला डॉक्टर ने कि मेरे चाचा जी ने ही बोला इनफैक्ट कि अबॉर्ट करवा दे बिटिया, नेक्स्ट फिर चांस ले लेना। बट इट्स समथिंग इन मी सेड नो, आई वांट दिस चाइल्ड एंड आई सेड आई विल फाइट फॉर द चाइल्ड एंड आई हैव, ही इज 22 नाउ। तो वहाँ से मेरी जर्नी, जब वो हुआ आफ्टर हिज डिलीवरी, थिंग्स चेंज फॉर मी एंड आई बिकेम वेरी रिलीजियस आफ्टर दैट। और सब चीज़ें अलग दिशा में जाने लगी, मतलब फैमिली लाइफ अलग जा रही है, फाइनेंशियल लाइफ अलग जा रही है, बच्चा हो गया है, थिंग्स लाइक स्टार्टेड आस्किंग कि तुम्हें अब ज़्यादा करना है चीज़ों को। फिर वहाँ से वो जो कनेक्शन छूटा था 6 साल 7 साल का, वो फिर रिकनेक्ट हुआ, जैसे बोलते हैं ना, रिकिंडलिंग ऑफ माई ओन एनर्जी। देन आई स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस। तो बीच का एक फेज था जहाँ कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वो आपने बोला ना रिलीजियस, हम रिलीजन में ही अपनी चीज़ों को ढूंढते हैं। रिलीजन गलत नहीं है, रिलीजन इज़ अ ब्यूटिफुल स्पेस, बट इट इज़ बिन मैनिपुलेटिंग नाउ। हमको अपने आप को ढूंढना है वहाँ पे, व्हाट इज, हु आर यू। व्हेन वी लुक एट शिवा, अगर आप शिव को समझें तो शिव ने अपने अंदर से शक्ति को, अपनी शक्ति से शक्ति को बनाया, लेकिन शक्ति एक ऐसी ऊर्जा थी जिन्होंने खुद को अपने अंदर से बनाया। इसीलिए आज हम शक्ति को और ज़्यादा महत्व देते हैं। If you look at Shakti, you have 2 times in the year when you pray to her. But Shiva only 1 time. Because he was the entire source. But she from the source regenerated herself. She learned to be Shiva, which is very difficult. बोले आप हो ये पूरा चलाते हो, आपको देख के कोई आपके जैसा बन पाए, बहुत बड़ी बात होती। So she is, that's why given that position. And when I started understanding these things and understood that Shakti is within us, but we don't know to use the source, then my journey began in a different way. तो वो जो बचपन की जर्नी ऐसे कट कट के अपने पाथ पे आई। सो जब भी आपको ये रियलाइजेशन हुआ या आपकी ये जर्नी स्टार्ट हुई, आपको कोई मेंटोर मिला या आपको किसी ने गाइड किया या आपके कोई गुरु हुए जो जिन्होंने आपको ये सब चीज़ें गाइड करवाई या आपको राह दिखलाई? मेरे कोई गुरु नहीं है। ये बहुत फनी बात लगती है सुनने में, लेकिन मेरे कोई गुरु नहीं है। लेकिन मैंने देखा जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी, मेरे लिए मास्टर्स आए। चाहे मैं सोती थी तो नींद में कि यहाँ जाओ, यहाँ से गाइडेंस लो, इधर जाके मेडिटेशन करो। फ्रॉम दैट द पाथ ऑटोमेटिकली स्टार्टेड गेटिंग। और जब मेरा बेटा हुआ, उसके बाद एक ऐसा फेज़ आया मेरी लाइफ में जहाँ मेरी अपनी पास्ट लाइफ्स खुलने लगी। एंड आई हैव मेट 8 ऑफ माई मदर्स फ्रॉम द पास्ट लाइफ। तो वो जर्नी में जहाँ जहाँ कंप्लीशंस थी, क्योंकि हम ये बात समझते नहीं हैं कि जो आप पीछे अधूरा छोड़ आए हो। अभी मैं 10 डेज़ के रिट्रीट पे फॉरेनर्स के साथ भी थी, हॉलैंड से लोग चल के आए जो मुझे जानते ही नहीं, एंड वो कंप्लीशन करने आए। तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो आप पीछे अधूरा छोड़ आए हो वो यहाँ कहीं पूरा होगा। आप और मैं यहाँ ऐसे ही नहीं बैठे बिना हमारी एक भी फ़ोन पे कन्वर्सेशन के। आई जनरली डोंट से येस फॉर अ पॉडकास्ट। आप मेरे बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट किसी के साथ नहीं देखोगे, बिकॉज आई विल नॉट कनेक्ट विथ एवरीबडी, क्योंकि मैं अपनी कंप्लीशंस की जर्नी पे हूँ। तो मेरे को वो समझ है। हम एक काम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें नेम फेम चाहिए, रिकग्निशन चाहिए, और एक हम काम करते हैं कंप्लीशन के लिए। दे आर 2 डिफरेंट जर्नीज। सो ये जो आपने जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन आप करवाते हो, सो ये आपने अपने आप ही सीख लिया? इट लाइक मैं आपको एक छोटे से, आपके बारे में भी, हर ह्यूमन के पास है ये पावर, ये नहीं है कि मेरे पास है। हमारे बैक में मेडुला होता है। इस मेडुला को हम ब्लैक बॉक्स समझ लें, जैसे एरोप्लेन में ब्लैक बॉक्स होता है। अगर वो क्रैश हो जाए तो क्या होता है, उसमें फिर भी सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। तो अगर हमारी डेथ हो भी जाए तो भी इसमें हमारे पास्ट लाइफ की मेमोरी स्टोर होती है। और ये बात भगवत गीता में भी बड़ी अच्छे से बताई गई है। जब भगवान कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि भगवान फिर इस जन्म और मृत्यु का क्या प्रयोजन है, व्हेन वी आर डाइंग एंड लिविंग, व्हाई शुड वी इवन बर्थ। तो उन्होंने बोला आप अपग्रेड करने आते हो हर बार, आप अपनी पिछले जन्म के जो भी जहाँ आपने छोड़ा, फ्रॉम देयर यू अगेन रीस्टार्ट दैट जर्नी। एंड इफ़ यू हैव एवर इन एनी ऑफ द लाइफ टाइम्स एवर, अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरे को बताते बताते हुए पूरे गूज़बम्स आते हैं जब भी व्हेन आई टॉक अबाउट कृष्णा, इट्स जस्ट, तो वो जो जर्नी मैंने जी है, इट लाइक सो क्लोज टू माई हार्ट। तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई तुम जहाँ से ज्ञान छोड़ोगे वहीं से ज्ञान शुरू होगा, जहाँ से मेरी आराधना छोड़ोगे वहीं से मैं अगले जन्म में आराधना के लिए मिलूँगी। So I'm not birthed into a religious family, I birthed into a spiritual family, but he attracted me. मेरे घर में इस्कॉन जैसा मंदिर है, हमारे घर में पूरा भोग, पूरा मेरे बच्चे भी, both my sons follow.
लेकिन उसने अपने आप ही वो यात्रा करवाई। जैसे बोलते हैं ना, जो भगवत गीता में लिखा है वो वर्सेस आर सो ट्रू, बट अंडरस्टैंडिंग कम है। हम एक उसको रिलीजियस बुक की तरह पढ़ते हैं। वो रिलीजियस बुक नहीं है, वो लाइफ है। वो आपके लाइफ का कहीं ना कहीं हर एक हिस्सा है, अगर आप समझ पाओ तो। सो ये जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन है, आप हमारे दर्शकों को प्लीज बताइए कि ये कैसे हेल्पफुल होगा टू लीड दिस एग्जिस्टिंग लाइफ, इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअल एंगल हो या एक इन जनरल जो हम लोग लाइफ स्पेंड कर रहे जी रहे, फैमिली लाइफ हो, करियर हो, प्रोफेशन हो या एक इंटरनल जर्नी हो, इसका क्या इम्पैक्ट होता है अपनी करंट लाइफ पर? देखिए, पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पास्ट लाइफ करवानी क्यों है। दैट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। अगर किसी की लाइफ में दो तरह के रिग्रेशन होते हैं, एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है, करंट लाइफ रिग्रेशन होता है। एज अ पास्ट लाइफ रिग्रेशनिस्ट ऑल्सो मैं हमेशा सबसे पहले पूछती हूँ आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। बिकॉज इफ वी डोंट अंडरस्टैंड वाई वी नीड टू डू इट, देन वी आर नेवर एबल टू फाइंड द सीड। और द होल आइडिया ऑफ पास्ट लाइफ इज टू फाइंड द सीड। जैसे मैंने बोला ना कि हमने पास्ट लाइफ में ये किया तो उसी की वजह से रिकिंडल हुआ। मेरी लाइफ का ही मैं बता रही हूँ, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। लेकिन क्या वो जो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम है वो इसी लाइफ से आ रही है या सच में पास से आ रही है? मान ले मैंने लास्ट लाइफ में भी जन्म लिया या इस लाइफ में जन्म लिया, तो प्रॉब्लम्स तो 5 ही है ना। कोई छठी प्रॉब्लम आप बताओ? पैसा, करियर, हस्बैंड, बच्चे और आप खुद। 6 प्रॉब्लम कोई है ही नहीं। तो पिछली लाइफ में भी यही प्रॉब्लम्स थी, इस लाइफ में भी यही प्रॉब्लम्स है। देयर इज नथिंग न्यू। So, how past life regression is different than Akashic records? सी आकाशिक रिकॉर्ड इज लाइक आप अभी कुछ भी कर रहे हो, सो यूनिवर्स इज ऑल बेस्ड ऑन एनर्जी, एंड आई बीइंग एन एनर्जी बीइंग, एवरीथिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड राइट नाउ। सो आकाशिक रिकॉर्ड में क्या होता है, आप जो भी कर रहे हो, आपके माइंड से जो वेव्स निकल रही है, दैट इज बीन रजिस्टर्ड। अब आप मान लो आज आपने कुछ सोचा, तो उसकी किसी आप आकाशिक रीडर से रीडिंग करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपने उसी का डिसीजन फिर टाइम एंड अगेन चेंज कर दिया, तो रिकॉर्ड्स में भी चेंज आ जाएगा। तो मान लेते हैं आज आपने आकाशिक रिकॉर्डिंग की रीडिंग करवाई, तो आज उसने आपको कोई एक, मान लो आपने बोला मेरा ये काम किस टाइम तक हो जाएगा, सो द पर्सन माइट हैव गिवन यू अ नंबर और अ डेट और समथिंग। लेकिन आप वहाँ से निकले और आपके माइंड में और नहीं, या किसी से बात की तो चेंजेस आ गए, तो वहाँ पे भी चेंजेस आ जाएंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी मीटर चल रहा है। तो आप हो सकता है किसी और के पास जाएं, वो बोले ये नंबर अलग है, तो आपका माइंड कहेगा ये तो दोनों अलग अलग बात कर रहे हैं। वो अलग अलग बात नहीं कर रहे, वो दोनों सही बोल रहे हैं। एक ने आपको फर्स्ट रीडिंग के हिसाब से बताया और सेकंड ने आपको सेकंड रीडिंग के हिसाब से बताया। सो आकाशिक रीडिंग इज जस्ट योर रिकॉर्ड ऑफ हाउ योर माइंड इज सेंडिंग द टेलीपैथी मैसेजेस टू द यूनिवर्स। दैट्स इट। आपने एक अपने कुछ टॉक्स में आपने बात की थी कि कॉमन ट्रॉमा जो यूजुअली पार्टनर्स अट्रैक्ट करते हैं, जो तो उसके बेसिस क्या है, लाइक यू नो कि यूजुअली एक एम्पैथी होती है कि सिमिलर टाइप ऑफ सफरिंग हो या कुछ हो, बट हाउ इज इट रिलेटेड या कोरिलेटेड टू द पार्टनर? सिर्फ दो बेसिस होते हैं। पहला, अगर पार्टनर का मतलब पार्टनर का अगर मैं मैस्कुलिन हूँ, मेल हूँ, तो अगर मेरी फीमेल पार्टनर है, तो अगर मेरी मदर के साथ कोई एगनी रह गया, तो मैं मोस्टली उसी तरह का पार्टनर, जो ग्रज वाला मदर का पार्ट होगा, वो मेरे पार्टनर में मुझे मिलेगा, क्योंकि मैं उसी वाइब्रेशन में हूँ, उसी फ्रीक्वेंसी में, वही वेवलेंथ है। तो मेरे आसपास वैसे ही लोग आएंगे, वैसे ही फीमेल्स आएंगे। सेम गोज फॉर दी फीमेल ऑल्सो। अगर उसका अपने फादर के साथ क्लैश है, तो उसको वैसा ही पार्टनर अट्रैक्ट होगा। एंड एक, मैं आज हम इस पॉडकास्ट पे है, तो एक चीज़ मैं सभी को बोलना चाहूँगी। जैसे एक कॉमन फ्रेज हम यूज़ करते हैं, ऑल इंडियंस, मोस्ट ऑफ द इंडियंस यूज इट, नहीं नहीं हम ये काम नहीं करेंगे। वी स्टार्ट विद अ नो। आई डोंट वॉन्ट टू बी लाइक माई फादर, आई डोंट वॉन्ट अ वुमन लाइक माई मदर। मैं कभी अपनी माँ जैसी लड़की से शादी करूँगा ही नहीं, नहीं मुझे ये नहीं करना। नेवर स्टार्ट एनीथिंग विथ नो, बिकॉज यूनिवर्स डजेंट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन नो एंड यस। तो जो ट्रॉमा या अट्रैक्शन है, ये वहीं से ना बोलने से, आप जितना रिजेक्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। द मोर यू आर पुशिंग समथिंग, द फोर्स गेट्स हायर। सो आप जैसे कि सपोज कोई कोई बंदा है जिसकी उसके माँ के साथ इक्वेशन टॉक्सिक रही हो या नॉट ऑन अ वेरी हार्मोनियस लेवल, ऐसे हो,
तो लाइकली ऐसा होगा कि उसकी पार्टनर और उसका भी उसी टाइप का इक्वेशन होगा। एक ये हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है, ही कैन बी वेरी गुड पार्टनर बट ही इज गिविंग और बीइंग अ गुड पार्टनर टू कंट्रोल द वाइफ, नॉट टू बी अ रियली गुड पार्टनर, क्योंकि उसको लगता है कि ये टॉक्सिक ना हो जाए, सो मैं इसको कंट्रोल कर लूँ, क्योंकि उसको उसकी मदर ने टॉक्सिसिटी से कंट्रोल किया। अब वो गुड बन के कंट्रोल करेगा। कंट्रोल चाहिए, क्योंकि कंट्रोल इज द वाइब्रेशन और द ट्रॉमा विच द पर्सन हैज सफर्ड। एंड हाउ डू वी अनडू इट? अगर माँ के साथ कोई बंदा है, उसकी माँ के साथ एक टॉक्सिक इक्वेशन हो चुकी है और ही इज ऑलरेडी इन अ मैरिज वेयर कहीं पे सिमिलर सर्कमस्टेंसेस हो रहे, हाउ डू वन कैन लाइक अनडू इट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो श्रद्धा जी, सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या वो टॉक्सिक है या मेरा माइंड ही उस स्टोरी में है। बहुत बार वो होता नहीं है, हम प्रिसीव ही ऐसा करते हैं। जैसे मानो अगर मेरे फादर शक करते हैं, एक एग्जांपल दे, तो मैं हमेशा ही मानूंगी कि मेरा पार्टनर भी शक ही करता है। तो आप पहले ही उस वाइब्रेशन को क्रिएट करके बैठे हो, वो कर नहीं रहा है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि वो शक कर रहा है, और आप उसके आपका माइंड फाइंड आउट ही वही चीजें करेगा। तो हम हमेशा पहले ही वो प्रिसीव करके चलते। इफ आई प्रिसीव दैट यू आर अ गुड पर्सन, देन एनीथिंग हैपनिंग हियर आई विल फील गुड, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी कमांडेड माई माइंड, सो माई बॉडी विल नॉट रीड इट। एंड मेनी टाइम्स आप देखो, आपकी बॉडी रीड भी कर रही होती है तो आपका माइंड अवॉइड कर देता है। आपको पता होता है ये इंसान अच्छा नहीं है, बट आप रिश्ते को बचाने के लिए या निभाने के लिए, वट एवर रीजन इट कैन बी, यू आर स्ट्रगलिंग, यू आर कवरिंग दैट, सो योर बॉडी इज टेलिंग यू, योर माइंड, योर अनकॉन्शियस स्टेट इज टेलिंग यू कि डोंट डू दिस, बट आप XYZ रीजन कुछ भी हो सकता है। ये जो रिपीटेटिव पैटर्न्स होते हैं, जो हम, जैसे मैंने भी अपनी पर्सनल लाइफ में देखी कि बचपन से लेके कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं विच लीव्स यू विथ अ सर्टन बिलीफ हो या सर्टन टाइप ऑफ इमोशन हो, वॉट एवर इट इज, गुड बैड हैप्पी अनहैप्पी, बट वो जो पैटर्न्स है वो आपकी लाइफ में रिपीट होते रहते इन सिमिलर सिचुएशंस, कभी डिफरेंट सिचुएशंस, समटाइम्स डिफरेंट सर्कल ऑफ पीपल, लेकिन आपको पता चलता है कि यार ये भी ऐसा भी हुआ था, ये समथिंग सिमिलर आई एम एक्सपीरियंसिंग। तो सफरिंग के बारे में मेरे ख्याल से ये ज्यादा होता है दैट एक हम पैटर्न। सफरिंग के बारे में आप अगर देखो तो हम लाइफ में देख ज्यादा क्या, अगर अच्छा टाइम भी आता है तो हम सबसे पहले कहते हैं टचवुड। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड पहले फियर से प्रिसीव करता है कि अब ये बड़ी जल्दी खत्म होने वाला है। तो आपका माइंड 90% यही मान के चलता है कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी नहीं होने वाली। तो पहला तो एक यही पैटर्न है ना। तो ये आपने शुरू ही हर लाइफ के हर एक मतलब कॉन्सेप्ट को, बिलीफ को, कन्वर्सेशन को यहीं से शुरू करते हो। टचवुड हमारी दोस्ती बनी रहे, टचवुड हमारे रिश्ता बना रहे, टचवुड मेरा काम अच्छा चलता रहे, टचवुड पैसे बचे रहे। आप हर बात पे, अगर आप इसको, आपको क्या लग रहा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है या फियर है या डाउट है? कमिंग आउट ऑफ अ फियर। फियर। तो फिर आप किस एनर्जी पे वाइब्रेट कर रहे हो? ऑटोमेटिकली, सो ऑटोमेटिकली यू आर सेलिंग द यूनिवर्स और सेंडिंग द सिग्नल टू द यूनिवर्स, आई एम स्कैर्ड, I don't know till what time I can be happy. So now this is also a repetitive pattern. तो फिर वो कई लोग ऐसे मंदिर ज़्यादा जाते हैं, प्रसाद ज़्यादा चढ़ाते हैं। I have yet to meet a person who really goes to meet God. I have seen people go out of fear. And this was also my story at a point in time. Then I one day said to God, अगर मैं आऊँ तो मुझे सिर्फ इसलिए बुलाना कि मुझे तुझसे मिलना है। आई डोंट वॉन्ट टू कम बिकॉज आज मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ, या तो मैं आपको प्रसाद चढ़ाने आऊँ, या तकलीफ है तो मैं गाली देने आऊँ। मुझे वो नहीं करना। आई वॉन्ट टू हैव अ रियल कनेक्शन विथ यू, एंड दैट इज़ व्हेन आई गॉट अ रियल कनेक्शन. सो नाउ आई डोंट गो टू द टेम्पल बिकॉज ऑफ दिस, आई गो टू द टेम्पल बिकॉज आई वॉन्ट टू जस्ट एन्जॉय हिज कंपनी. तो हमने रिश्तों में भी ये कभी कंपनी एन्जॉय नहीं की, तो हम एक्चुअली सेल्फ से डिस्कनेक्टेड है. तभी हम दूसरों में चीज़ें ढूंढते हैं, वो उसके पास वो रिश्ता ख़राब ना हो जाए. तो ये भी एक पैटर्न ही है कि हमारा खुद पे बिलीफ नहीं है. जो हम अभी स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं वो क्या है? वो खुद का कनेक्शन ढूंढना है, खुद से कनेक्ट होना. एनर्जी तो आपके पास है कुंडलिनी में, आप डिस्कनेक्टेड हो तभी तो आप वो हैप्पीनेस या सैडनेस दूसरे में ढूंढ रहे हो. अगर आपको खुद का कनेक्शन हो तो आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है? तो कनेक्शन ही डिस्कनेक्टेड है. और हम सोचते हैं हम 4 दिन मेडिटेशन कर ले, 10 दिन योगा कर ले, 10 दिन रिट्रीट पे रहे, उससे कुछ नहीं होता. जबकि मैं खुद रिट्रीट करती हूँ तो भी मैं बोल रही हूँ, मैं सबसे पहले अपने सभी स्टूडेंट्स को एक ही चीज़ सिखाती हूँ, फर्स्ट
फाइंड द डिस्कनेक्टिंग पॉइंट. जब तक वो गैप नहीं भरेगा, आप भले कितने घंटे मेडिटेशन कर ले, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट. बिकॉज आप अपना पैटर्न नहीं देख पाओगे कि आप दूसरे को क्यों हैप्पी कर रहे हो, क्यों ऑब्लाइज कर रहे हो, व्हाई, व्हाट इज द पर्पस. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को अपने आप से पूछना चाहिए. अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, आप अपने आप को बिलीव करते हैं दैट आई एम अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर, देन दिस कनेक्शन क्वेश्चन ऑफ सेल्फ कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. कि आप कभी किसी भी समय पे अकेले रह जाए तो क्या आप अपना रास्ता ढूंढ सकते हैं, क्या वो कनेक्टेड, उतने कनेक्टेड है. क्योंकि हम 4 आदमी के साथ तो कनेक्टेड फील कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे को फील करवाता है. पर क्या आप अकेले रह जाए, जैसे शिव ने संसार की सृष्टि की उत्पत्ति की, वो अकेले ही थे, तो क्या उनको ऐसा लगा कि भाई नहीं, ही क्रिएटेड एंड देन ही वेंट टू हिमालयाज, ही इज स्टिल मेडिटेटिंग देयर, और वो आज भी एकांत में ही है. ये जो आप रिट्रीट कंडक्ट करते हो, मुझे आप बताइए कि वहाँ पे लाइक किस तरह के लोग शुड जॉइन दिस रिट्रीट. लाइक इफ समबडी इज सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ मेंटल इलनेस, या कोई स्टक है अपनी लाइफ में विद सम क्वेश्चंस, या आपकी रिट्रीट अटेंड करने के बाद क्या एक्सपीरियंस होगा या क्या बेनिफिट्स होगा अगर कोई अटेंड करने आता है. सबसे पहले तो एनर्जी क्या होती है वही सबसे पहले समझ आता है, मतलब आप हो कौन इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. सबसे पहली चीज तो वो, व्हाट आर योर कैपेबिलिटीज. दूसरी, तीसरा, आप अपनी लाइफ को कैसे अच्छी तरह से प्रिसीव कर सकते हो. मतलब बहुत लोगों के पास बहुत कम रिसोर्स होगा. मान लो शिवजी, मैं शिवजी का बार बार इसलिए बोलती हूँ क्योंकि वो एक ऐसे मतलब गॉड है जिन्होंने एक से शुरू किया, शून्य से एक, और फिर एक से अनंत की यात्रा की. तो अगर आपके पास मान लो एक ही सीड है, फिर क्या आप लाइफ छोड़ दोगे. मोस्ट ऑफ अस बिकम होपलेस. तो वो होपलेसनेस से होप की जर्नी कैसे की जाए, पावरलेसनेस से पावर की जर्नी कैसे की जाए. क्योंकि हम शक्ति के बारे में बात करते हैं पर शक्ति को जानते नहीं, अपनी शक्ति को. और जब तक हम अपनी शक्ति को नहीं जानेंगे, हम माँ शक्ति को भी नहीं समझ सकते. शी इज नॉट जस्ट अ स्वरूप, शी इज समबडी इनसाइड यू. आई थिंक ये सबको रियलाइज करवाना बहुत जरूरी है दैट एवरीथिंग इज विद इन अस. Like This is like it's like a said statement, but it is not a lived statement. There's a difference between living the statement and talking about very true, very true. और आई थिंक हम अपनी रूटीन लाइफ या रोजमर्रा की जिंदगी जीते जीते कहीं पे ये भूल जाते हैं दैट पावर इज विद इन अस, और कहीं पे एक डिपेंडेंसी आउटसाइड वर्ल्ड में हो जाती है, वेदर इट्स अ पर्सन और अ पार्टनर और एक डेटी के ऊपर या जो भी है. यहाँ पे ये सारी चीजें करते करते एक somewhere where we forget that if we want we can. But the same deity which you are worshipping is also inside you. If you just know this moment, she is to be perceived within me. तो बस उतना सा ही कनेक्शन डिस्कनेक्टेड है ना. वो डेटी भी ठीक है और आप भी ठीक हो, बस वो जो दोनों के बीच में आपकी अंडरस्टैंडिंग की प्रिसीवियरेंस है वो नहीं है. और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं अपने रिट्रीट्स में या लोगों को कनेक्ट करवाती हूँ, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ ऑन द इमोशनल स्पेस. क्योंकि हार्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ पावर. आपका दिमाग खाली इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकता है, पर आपका दिल सारा काम करता है. मैग्नेटिक फील्ड तो वही क्रिएट करता है ना. एंड आई टीच पीपल हाउ मच यू डोंट हैव टू रिलाई. सी, वी वॉन्ट रिलेशनशिप्स बिकॉज वी लव देम, नॉट बिकॉज वी आर डिपेंडेंट ऑन देम. ये दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है. तो अगर आप खुद ही मैनिफेस्ट कर सकते हो तो फिर आपको क्या ज़रूरत है कि भाई आप रिश्ते से एक्सपेक्टेशन रखो, रिश्ते से प्यार करो. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लव इन द रिलेशनशिप एंड एक्सपेक्टेशन इन द रिलेशनशिप. तो जब हम खुद से मैनिफेस्ट कर सकते हैं, यू थिंक एंड इट विल ब्लिंक, तो वो आप उस जर्नी पे हो तो काम हो जाता. ट्रू. जैसे हम अपनी लाइफ लीड कर रहे हैं, जैसे बचपन से लेके अब तक, जैसे तो हम लोग बहुत ज़्यादा क्लटर्ड हो जाते हैं विद थॉट्स, इमोशंस, इंफॉर्मेशन. अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर हमारा एक बहुत बिलीफ सिस्टम हो जाता है, या एक कंडीशनिंग हो जाती है, एक लाइफ के बारे में या अबाउट सोसाइटी और पीपल, एक अपनी एक समझ हम लोग पकड़ लेते हैं दिमाग में. मैं यहाँ पे ना श्रद्धा थोड़ा सा चीज़ को, मतलब इसी बात को दूसरी तरह से कहना चाहूँगी कि हमें ना बचपन में एक चीज़ बता दी जाती है कि देखो तुम ना ऐसे बनो.
लोग ऐसा बोलेंगे, हम्म, लोग ऐसा करेंगे, फिर आपका माइंड ना हर काम को इसलिए करता है कि आपको कोई देख रहा है। एग्जैक्टली वो आई थिंक वो जो कंडीशनिंग है ना कि लोगों ने अच्छा बोलना चाहिए, भले हाँ, आप सफर करो हाँ। बट लोगों की नजरों में आपने अच्छा होना चाहिए। तो अब देखा जाए तो ये भी एक, अगर आप 90% लोगों को देखो तो ये रेपिटेटिव पैटर्न है। तो कई ऐसे कॉमन रेपिटेटिव पैटर्न्स हैं जो लोगों की लाइफ में चलते हैं। जैसे मैं एक बहुत ब्यूटीफुल स्टेटमेंट आपको देने जा रही हूँ जो मैं अपने वर्कशॉप्स में भी यूज़ करती हूँ। व्हेन यू थिंक यू आर थिंकिंग, यू आर जस्ट लिसनिंग टू योर ओल्ड सेल्फ, यू आर नॉट थिंकिंग। So if you have to think, you have to break from that thinking, from what you're living to go into thinking part also. तो वो समझ होना भी कि भाई मैं इस समय वही पुरानी बातें, मतलब देर आर 3 different kind of things, like एक आपने अपने जो भी एक्सपीरियंस में अपनी स्टोरी डाली, फिर आपके पेरेंट्स की एक स्टोरी होती है जो उन्होंने आपको बताई होती है, फिर एक सोशल भी होती है जैसे आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स। तो आप ये 3 का बेसिक मिश्रण होते हो, इससे आगे आपका दिमाग नहीं सोच सकता। जैसे मैं अगर बोलूँ कि मेरी लाइफ में जो मैं आज कर रही हूँ, इट हैज़ नॉट रिटन इन बुक्स, आई हैव नो गुरु। तो ये चीज़ हट के सोचना या हट के एक्सपीरियंस करके उस एक्सपीरियंस को फिजिकली करना, टू लिव दैट। एंड इन द बिगिनिंग सम ऑफ माई फ्रेंड्स ऑल्सो सेड गो टू यूएस, डू इट इन यूएस, इंडिया में तेरे को कोई समझेगा ही नहीं। मैंने कहा देख, हर गुरु ना पहले यूएस जाके करता है, एंड आई वॉन्ट टू बी द फर्स्ट इंडियन हु वॉन्ट्स टू डू इट इन इंडिया ओनली। अगर हम अपने लोगों को नहीं दे सकते तो देयर इज नो पॉइंट। बाहर से जाके तो फेमस होके आके तो कुछ भी दे दो, देन एवरीबडी विल लिसन टू यू। बट आई वॉन्टेड टू डू इट दिस वे ओनली, सो आई स्टिक विथ माई जर्नी। It was not an easy journey for to make people understand what I do, but when I started seeing people started getting results, तो वो सब, मतलब आपको वो अपने लिए पूछना पड़ेगा। दिस क्वेश्चन यू हैव टू आस्क, व्हाई? बिकॉज देर इज अ विद अ कंडीशन, देर ब्रीड्स अ फियर इन अस कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। पहले शुरू होता है मैं नहीं कर सकती या कर सकता, से देन इट गोज इनटू इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। तो वो जो जर्नी आप अपने अंदर नेगेटिवली जीते हो ना, वो भी एक बहुत बड़ा लूप है। जिससे मुझे ऐसा लगता है कि एक रियलाइजेशन होती है या एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि यू नो यू आर इन दिस पैटर्न कि बट उसको आपको चेंज करने के लिए जो नेसेसरी एक्शन होता है या नेसेसरी एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने की ज़रूरत होती है विद इन योर सेल्फ, वो एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। विथ माई सेल्फ आई हैव रियलाइज कि मुझे सर्टन चीज़ों की अवेयरनेस है दैट सी दिस इज़ द रिपीटेटिव पैटर्न, सी दिस इज़ what you know the loop more I get into at certain stage या certain timing पे या certain incidents होने के बाद, but consciously to get out of it, you know, take that necessary action to get out of it, या वो करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि जो हमने बिल्ड कर लिया है दैट इज अवर द वे, आई नो नॉट अवर डेस्टिनी। डेस्टिनी तो आप हर सेकंड चेंज करते रहते हो। मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, आई एम अ डबल आचार्य, बट मैं आपको वैसे बता देती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं कि जो डेस्टिनी में वो सेट इन स्टोन है। मैं इतने लोगों की कुंडली देखती हूँ, राजयोग होता है, वो राजा कभी बनते ही नहीं है। दिस वाज वन ऑफ माय क्वेश्चन व्हेन आई बिगैन इन द जर्नी कि भाई जब राजयोग है तो ये बेचारा राजा क्यों नहीं बना? बिकॉज हिज माइंड कांट परसीव इट, हिज माइंड कांट ब्रेक दैट बिलीव कि आई कैन डू इट। ही इज स्टिल इन दैट स्टोरी कि आई कांट डू इट, आई कांट डू इट बिकॉज आई डोंट हैव दिस रिसोर्स। तो वो जो ग्रेटर पावर है आप उससे कनेक्ट करो, मैनिफेस्ट करो, आ जाएगा ना आपके पास। वो नहीं आएगा तो कोई और आ जाएगा। मान लो कोई आ भी गया तो क्या आप वो रिसोर्स यूज कर लोगे? लेट्स से दिस इज ऑल्सो अ पैटर्न, दिस इज ऑल्सो अ लूप। तो मैं सभी आपके दर्शकों को एक एडवाइस देना चाहूंगी कि कभी भी आपको ऐसा दिख रहा है कि आपको दिख रहा है कि आप देख पा रहे हो, तो सी इट फ्रॉम अ परस्पेक्टिव फ्रॉम द आउटर स्कोप, एज अ थर्ड पर्सन सीइंग योरसेल्फ एंड आस्क कि अगर ये कैरेक्टर मैं देख रही होती तो क्या मुझे ये कैरेक्टर अच्छा लगता? जैसे आप अपने माइंड को बोलोगे ना कि अच्छा नहीं लग रहा, या आपका माइंड आपको जवाब देगा दिस इज नॉट अ गुड थिंग, आपका माइंड उसी समय वो पैटर्न छोड़ दे। क्योंकि हमें एक कंडीशन हमेशा रहेगी टू बी अ गुड ह्यूमन। हमारे जो हिंदुइज्म में सबसे अच्छी चीज़ मुझे जो लगती है, जो राम का चरित्र है, चरित्र के ऊपर बहुत काम किया गया बचपन से। माता पिता ने, हमारे सभी पेरेंट्स ने अच्छे चरित्र के ऊपर बहुत काम किया। तो जैसे आप अपने उस चरित्र को देखोगे ना, ये चरित्र अच्छा नहीं है, आप तुरंत छोड़ दोगे। ये डाकू उंगली मार की स्टोरी में भी है कि जब he understood, he realized, oh, I'm doing it for, I thought I was doing it for my family,
and Gautam Buddha says to him, and then he realizes they never wanted it. That realization is the wake up. तब तक आप नहीं समझोगे उस चीज को, you will keep on doing it. जैसे आकाशिक रिकॉर्ड्स हो गया, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो गया, इसके अलावा जो आप डीएनए या DNFID keys. या आप इसके बारे में कुछ बताइए, क्या चीज़ है ये? सो मुझे जो मैं काम करती हूँ वो जेनेटिक फ्लो पे काम करती हूँ. मतलब आपके पेरेंट्स भी वही सफरिंग है, उनके बच्चे और ज़्यादा उन्हीं चीज़ों को सफ़र करते हैं, फिर उनकी 3rd जनरेशन 4th जनरेशन तक ट्रॉमा फ्लो करता है टेक्निकली. फिर 4th जनरेशन में कोई ऐसी सोल आएगी जो उस ट्रॉमा को ब्रेक करेगी. वो आएगी ऐसी जिसको कई लोग, आपने वर्ड सुना होगा ब्लैक शिप. वो ब्लैक शिप बन के आता है, तो बिल्कुल घर से परिवार से एकदम हटके बच्चा होगा. वो अलग ही उसकी बातें होंगी, उसको कोई घर वालों की बात समझ में नहीं आ रही. वो अपनी अलग अलग स्पिरिचुअल चीज़ें ढूंढ रहा होगा और पेरेंट्स सोच रहे होंगे पागल बच्चा. वो एक्चुअली उस कर्स को, या आप मानो कि क्रिस्टलाइज स्टेट ऑफ ट्रॉमा को या लाइनेज को तोड़ने आता है वो बच्चा. तो जो मेरा काम है, जो मुझे सबसे अच्छा लगता है कि पास्ट लाइफ से चलो हमें पता भी लग गया, तो तोड़ोगे कैसे? तोड़ना तो आज है. तो DNA इज द की, हाउ टू ब्रेक इट, हाउ टू ब्रेक द जेनेटिक पैटर्न. लाइक हाउ कैन आई बी और चेंज दैट टू perceive it in a different way, that the suffering doesn't flow to my next generation, because I am the wall. तो अगर मैंने ही फिर वो किया तो मेरे बच्चों को भी वही मिलेगा. तो मैं कैसे वो, so that is my work, that is what I love to do when I break those. So you have a technique to break it. Yeah, so we do sessions, we do workshops. So there are 2 different ways. 5D Keys is a personalized session. DNA Matrix is a program where you can heal yourself on your own pace and also become a healer. तो आप औरों की भी हीलिंग कर सकते हैं. सो दिस आर 2 सेम थिंग बट 2 डिफरेंट वर्टिकल्स. एक में सिर्फ मैं ही डायरेक्ट सेशन करती हूँ 5D Keys का, और दूसरा आई ऑल्सो कोच. सो आई हैव मेनी स्टूडेंट्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड. तो वो लोग भी सब खुद पे भी काम करते हैं. जैसे अभी आपने क्वेश्चन बोला कि अवेयरनेस आती है, पर अवेयरनेस आने के बाद फिर वो कुछ ऐसे लॉस्ट एंड फाउंड वाली फीलिंग आती है, या ऐसा लगता है ठीक है यार सबकी लाइफ में ऐसा ही चलता है. फॉर द मोमेंट इट हिट्स हार्ड एंड देन यू काइंड ऑफ परसीव द सेम थिंग कि चलो कोई बात नहीं, लेट्स मूव. और सम गुड जॉब कम्स अप तो हम भूल जाते हैं, बट इट इज स्टिल एग्जिस्टिंग. सो आई मेक यू अंडरस्टैंड दैट एट दैट पॉइंट व्हेन इट इज कमिंग, सो कर्मा जब आता है आपका कोई भी, वो मोमेंट जो आप पेन बोलते हो, ट्रॉमा बोलते हो, वही चेंजिंग पॉइंट भी होता है. चॉइस चेंज करने होते हैं जो हम कर नहीं पाते. जैसे आपने बोला ना, दिखता है मुझे पर मैं वहाँ चेंज नहीं कर पाती. सो DNA हेल्प्स यू अंडरस्टैंड द चेंज ओवर एट दैट मोमेंट, क्योंकि उसके बाद आपको रियलाइज हुआ इट इज़ नो पॉइंट, वो मोमेंट चला गया. अब फिर जब आएगा तब फिर आप अलग स्पेस में होगे. गुस्सा हो सकता है बढ़ गया हो, क्योंकि पिछली बार आपने सप्रेस कर दिया, आपने मेंटल क्लैरिटी नहीं ली, तो आप फिर से वही गलती करोगे. नाउ मे बी इन अ मोर विगरस वे. बट अगर आपको समझ आ गया कि ये मोमेंट मुझे अभी शांत होकर इसको प्रोसेस करना है, बिकॉज अगर आपके हार्ट ने उस समय उस चीज़ को मैग्नीफाई कर दिया, तो पेन और ट्रॉमा आप खुद की बॉडी को सोमैटिक स्टेट में ज़्यादा दे रहे हो. तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे आपकी बॉडी के अंदर हार्मोनल शिफ्ट्स बढ़ने लग जाते हैं. अब हार्मोन्स क्या करते हैं, धीरे धीरे आपकी बॉडी को डिस्टर्ब करने लगते हैं. जैसे आजकल आप सुनते हो बहुत ज़्यादा कि भाई ये हार्मोन बहुत अच्छा है, ऑक्सीटोसिन बहुत अच्छा है. कोई हार्मोन अच्छा नहीं है या कोई हार्मोन बुरा नहीं है. यूनिवर्स इज क्रिएटेड इन पोलैरिटीज. एवरीथिंग हैज़ अ पॉजिटिव साइड ऑल्सो, एवरीथिंग हैज़ अ नेगेटिव साइड ऑल्सो. जैसे हम डोपामिन की बात कर लेते हैं. आप जिम जाते हैं, आपको डोपामिन की ज़रूरत है, आप एक्सीड कर लीजिए आपका हार्ट फेल हो जाएगा, है ना. तो एवरीथिंग इन मॉडरेशन इज गुड. तो बॉडी में डिजीज ओवरनाइट नहीं होती है. इट टेक्स अराउंड 1.5 to 2 years to sometimes 5 years to manifest a disease in your body, depending on your emotional state, how much you're consuming your hormones in your body, or your body is consuming those hormones, whatever way you want to say it. Like अगर मैं इसको और सिंपल बोलूँ तो आप रोज़ अपने आप को ड्रग दे रहे हो. You're addicted to that particular emotion so much that your body releases those hormones. That is one of the reasons people are not able to break the loop. कि आपको एडिक्शन हो जाती है उस हार्मोन. Right. And I think you find some comfort zone in those feelings and those No, it's just the emotions. हार्मोन. आप जैसे देखो ना, किसी को रनिंग की आदत है,
तो एक दिन वो भागेगा नहीं ना, तो उसको ऐसा लगेगा पता नहीं आज क्या हो गया उसकी लाइफ में, एज इफ एवरीथिंग है शैटर्ड। नहीं, कईयों को तो और भी ज़्यादा होता है। अभी वाले रिट्रीट में एक बच्चा था, सो ही यूज्ड टू क्लाइंब, वाज लाइक उसको क्लाइंब करता था, तो उसका अपने मदर के साथ इशू था। तो जब भी उसका लो अंदर फीलिंग आता था, या उसको ऐसा लगता था कि अब मैं पढ़ाई में मेरा इंटरेस्ट कम हो रहा है, या इज डूइंग हिज पीएचडी, तो वो क्या करता था, क्लाइंबिंग के लिए चला जाता था ताकि उसको हार्मोनल रश बढ़ जाए, ताकि वो अपनी जर्नी पे फोकस्ड रहे। लेकिन वो ये नहीं देख पा रहा था कि उस पीएचडी करने के बाद भी उसको अंदर से एक गिल्ट फील होता था। और गिल्ट क्या था कि आई एम नॉट वर्दी, आई एम नॉट गुड, आई एम नॉट इंटेलिजेंट। तो आप फिजिकली बहुत कुछ कर सकते हो, पर इंटरनल स्पेस में वो फुलफिलमेंट नहीं होती। और आपका ये मानना है कि आप ये 100% चेंज कर सकते हो जो डीएनए 1000%। अगर आप अपने लिए डेडिकेटेड हो तो कुछ भी चेंज हो सकता है, कुछ भी। जब पहली बार कोई आदमी भागा था, तब तक रनिंग नाम की कोई चीज़ नहीं थी। ही प्लेड इन हिज माइंड दैट 100 मीटर्स सो मेनी टाइम दैट ही कुड। और आज आप देखिए एथलीट्स भी करते ही है ना। तो जब तक आपका बिलीफ सिस्टम उस चीज़ को बिलीव नहीं करेगा कि मैं कर सकती हूँ, तो नहीं होगा। अगर आप ये बिलीव करें कि मैं नहीं कर सकती, तो आपका बिलीफ उतना ही स्ट्रांग है कि आप नहीं कर सकते। सपोज रिलेशनशिप कोई भी हो, या मदर फादर की हो, या मदर डॉटर, या हस्बैंड वाइफ, या कोई भी, या ब्रदर और सिस्टर, या सिस्टर्स, if one is willing to work on it, other is not that much interested, और he is in disbelief कि ये ऐसे लेवल पे काम हो सकता है, या मे बी सम past life जो चीज़ें हैं, that is what is affecting the relationship. Does it still work? Like if one person is willing to work on it? It's always going to be one person only. It's never two people. दो लोग तब आते हैं जब एक के अंदर चेंज आता है, क्योंकि पहले एक की जर्नी शुरू होगी, उसको वो रियलाइजेशन होगी इंटरनली कि ये अब काम नहीं कर रहा एंड आई हैव टू फाइंड सम वे। फिर जब उस पार्टनर के अंदर चेंजेस दिखता है तो दूसरा पार्टनर आता है। एंड वी हैव मेनी एग्जांपल्स इन आवर कम्युनिटी। हमारी एक बहुत बड़ी वूम कम्युनिटी है, वी हैव सीन दैट। पहले वो फर्स्ट पार्टनर, मोस्टली फीमेल्स कम इन फास्टर बिकॉज वो थक जाती हैं जल्दी, एग्जॉस्ट हो जाती हैं, तो उनको लगता है हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन। मेल्स कम लेट। आप वैसे भी कहीं पे भी जाएंगे आपको मेल्स कम दिखेंगे। क्यों? क्योंकि फीमेल्स आर मोर एक्सप्रेसिव। एंड आई थिंक इमोशनली ज़्यादा वायर्ड होती है वो, तो उनको एक होता है कि दे वांट दैट, दे काइंड ऑफ ट्राई टू इंटीग्रेट द फैमिली। तो उनको लगता है कि जितना हैंडी हो, वो अपने आप को इमोशनली उतना ज़्यादा क्लियर रखना चाहती हैं, क्योंकि अगर वो नहीं रखेंगी तो वार्मथ नहीं दे पाएंगी। और अगर आप मदर अर्थ को देखें तो मदर अर्थ के पास भी एक ही चीज़ है, वार्मथ। टू गिव बर्थ टू न्यू थिंग्स यू नीड वार्मथ। तो वो जो वार्मथ है, अगर वो क्लियर नहीं करेगी अपने दिल को, तो वो घर में खटास आ जाएगी। तो इसीलिए women go to spiritual paths more early than men. Men go around 45-50 when they start thinking, वो जो ब्लड प्रेशर शुगर हो जाता है, तब they start realizing कि नहीं अब मुझे भी कर लेना चाहिए। But women start at a very early age, मतलब 25, 30, some even younger. So we have all age groups, 13, even 5-year-old girl child is also into our community. तो ऐसा मतलब बहुत सारे हैं केसेस और केस स्टडीज हमारे पास। that's so interesting. जैसे जो अभी जनरेशन आ रही है, अपने बच्चे हैं, और उनको एक इतनी ज़्यादा एक्सपोजर है जो सोशल मीडिया के कारण, या जो भी आजकल एक्सपोजर उनको अवेलेबल है, तो रूटेड रहने के लिए आप क्या टिप दोगे कि दिस इज़ व्हाट as mothers you should do something that at least kids जो है एक अपने अवेयर रहे कि जैसे आप बोल रहे हो कि एनर्जी इज विद इन अस, नॉट गेट कहीं भटक ना जाए। इसके लिए आप क्या, आपकी तरफ से आप क्या सजेस्ट करोगे? सबसे पहले तो मैं दोनों पेरेंट्स को यही बोलूँगी कि आप अपने रोल मॉडल हैं। सबसे बड़ा जो शिव और शक्ति बच्चों के लाइफ में उनके पेरेंट्स होते हैं। तो कहीं भी ऐसा कोई लूज एंड मत छोड़ेगा कि बच्चा आपको गलत रिसीव कर पाए। ये घर से शुरू हो जाता है। हम कहते हैं हमें पता ही नहीं चला, ऐसा नहीं है, पता चलता है। बट हम अपनी जर्नी में अब एज पेरेंट्स इतने बिजी होते हैं कि हम वो देख नहीं पाते, एंड वो पहले आपको ही देखते हैं।
वहीं से शुरू हो जाता है। तो अगर पेरेंट्स बजाय कि बच्चों पे फोकस करने पे खुद पे ध्यान दे कि हम ऐसी कोई चीज़ तो नहीं कर रहे, जैसे बोलते हैं ना, आई हेट माई फादर सो यू बिकम लाइक योर फादर। सो वो कहाँ से आया? घर से ही आया। और इसी तरह से जब बच्चा कोई पाथ पे भटकता है तो वो भी वहीं से शुरू होता है, दैट दे आर हेटिंग समथिंग इन द फैमिली। तो अगर आप वो चीज़ को पहले से ही हील करते चलो या अपने आप को टाइम एंड अगेन चेंज करते रहो, तो आपका बच्चा ऑटोमेटिकली उस स्पेस में चला जाएगा। जाएगा ही नहीं। आई ऑल्सो हैव 2 सन्स 26 एंड 22। मेरे को नहीं लगता कि ऐसा होता है, बिकॉज दे हैव सीन मी, दे हैव सीन देयर फादर डू ऑल दोज थिंग्स। तो वो नहीं होगा। दे डोंट स्मोक, दे डोंट ड्रिंक। सो वो क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं। तो ज़्यादातर बच्चे उन चीज़ों को ट्राई करते हैं आउट ऑफ दिस थिंग। तो आपका बच्चा कब ट्राई कर रहा है, मदर को पता होता है, पर मदर उस समय अवॉइड कर रही है, इग्नोर कर रही है। मत कीजिए, उस समय थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बी अ लिटिल अलर्ट। क्योंकि मदर्स थोड़ा ममता में बह भी जाती है ना, कि नहीं बच्चा मेरा है, मेरा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता। वहाँ टेम्पटेशंस होती हैं, तो उनको थोड़ा अवेयर रहिए। और थोड़ा थोड़ा बच्चों को, मतलब when they are talking, the mother also gets sense, because women have this sixth sense. उनको पता होता है कि बच्चा कुछ गड़बड़ कर रहा है, मतलब इवन द कम्युनिकेशन। तो वो थोड़ा सा ध्यान दे। तो जैसे कि हमने अभी बात की कि एक पास्ट लाइफ का इम्पैक्ट होता है अपनी करंट लाइफ पर, पेरेंट्स का होता है। ये जैसे कि अपने स्टार्स है या ग्रह है, आप इनका कितना इम्पैक्ट मानते हो ऑन अ पर्सन्स लाइफ व्हेन दे आर कंडक्टिंग इट? या डीएनए वाला इम्पैक्ट आप ज्यादा मानते हो, या जो ग्रहों की स्थिति होती है जैसे साढ़े साती बोलते हैं या कोई राहु काल बोलते हैं, दोष मानते हैं, इनका ज्यादा इम्पैक्ट होता है? या डीएनए का जो अपना जो हम पिछले जन्म से ले आए या अपनी फैमिली हिस्ट्री से ले आए, उनका ज्यादा इम्पैक्ट होता है व्हाइल यू आर कंडक्टिंग योर लाइफ? तो ग्रह भी आप चूज करके लाते हो, डिपेंडिंग ऑन व्हाट वे यू वांट टू स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम। बट इट्स लाइक, लेट्स से लाइफ इज लाइक अ रेसिपी ना। आपने पनीर बनाना है, तो यू गिवन पनीर, लेट्स से यू गिवन इंटेलिजेंस। नाउ विल यू यूज इट फॉर अ पॉजिटिव थिंग और अ नेगेटिव थिंग? दैट नोबडी कैन डिसाइड, दैट ओनली यू चूज। तो ग्रहों का इम्पैक्ट है कि भाई वो आपको सिचुएशन दे देंगे, बट चॉइस आप कभी भी बदल सकते हो। दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट विच आई लाइक अबाउट थिंग्स। मेरे फादर ने अगर कुछ किया और मुझे नहीं पसंद है, तो मैं उसको चेंज कर सकती हूँ या हेट कर सकती हूँ। तो हेट करूंगी तो आई एम रेजिस्टिंग, सो आई विल अगेन डू द सेम थिंग व्हाट माई फादर और माई मदर इज। बट अगर मैं उस समय मानती हूँ कि नहीं, ये मुझे ऑल्टर करना है, नॉट बिकॉज ऑफ हेट्रेड और लव, बट आई डोंट वॉन्ट टू लिव दिस काइंड ऑफ जेनेटिक्स, तो आप चेंज कर सकते हो। तो वहां वही इंटेलिजेंस आपकी दूसरी तरह से यूज आ जाएगी। तो यूज कैसे करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप देखिए ना, मतलब ग्रह तो हैं, सब लोग ही मंदिर जाते हैं, सब लोग ही वो पीपल पे भी पूजा करते हैं, शनिदेव के ऊपर भी तेल चढ़ा रहे हैं। बेचारे शनिदेव इतना तेल पी लेते हैं, उन्होंने इतना तेल कभी जिंदगी में नहीं पिया होगा जितना शनिवार को पीते हैं वो। बट वॉट चेंजेस इन योर लाइफ? नथिंग। यू आर द सेम इफ यू आर यूजिंग द एनर्जी इन द सेम वे। तो आपको एंड में, अगर मान लो आपका फ्रिज करंट मारता है, तो फ्रिज चेंज करने से नहीं होगा, सर्किट चेंज करने से होगा। लेकिन हम क्या कहते हैं, फ्रिज चेंज कर दो। इट डजंट वर्क दैट वे। सो मैंने बहुत लोगों की कुंडली देखती हूँ, तो ऐसा कुछ बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती हैं, बट वो उनकी क्रिबिंग की आदत है, रोज़ रो रहे हैं, रिसीव ही नहीं कर पाते, रो रहे हैं, नहीं पर उसने ऐसा नहीं किया, पर कोई सपोर्ट नहीं है, पर वो मेरी मदर मेरे को नहीं पूछती हैं, मेरे फादर मुझे नहीं करे। अब वो यहाँ रो रहा है, और यहाँ मान लो उसको एक कोई अपॉर्चुनिटी मिली फादर फिगर जैसी, तो क्या आपको लगता है वो इंसान ले पाएगा? नॉट पॉसिबल। उसका माइंड रिजेक्ट कर देगा उस अपॉर्चुनिटी को। तो प्लैनेट्स की पोजीशन के हिसाब से आपको मिल भी गया, तो आप कितना प्रिसीव कर पाते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहीं पे ऐसे सुना था कि अगर प्लैनेटरी पोजीशन सर्टेन वे में हो तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, आपको सर्टेन सिचुएशन में वो आपको आइडियाज नहीं आते, या आइडियाज आते भी है तो आप उसको आप उस पर एक्शन नहीं ले सकते हो, या दे मेक यू ब्लाइंड, या दे मेक यू नो प्लैनेट इज रॉन्ग एंड राइट। मैंने आपको बोला ना, शिव के अलावा इस ब्रह्मांड में जो बना वो डुअल बना हुआ है। वही प्लैनेट आपकी बुद्धि देता भी है, वही प्लैनेट आपकी बुद्धि भी भ्रष्ट करता है। लेट्स से मरकरी, इट्स अ फ्लक्चुएटिंग प्लैनेट। अब आप मरकरी एज ए एलिमेंट ही देख लीजिए, इट इज सो फास्ट मूविंग, आपकी बुद्धि भी तो ऐसे ही भागती है।
जब आपने मान लो इस पे फोकस कर लिया तो फिर आपका ध्यान कहाँ चला जाएगा? इसी पे। अब आपकी बुद्धि इसी के बारे में सोचेगी, तो ये बुद्धि को तो आपको स्थिर करना है। मरकरी खुद स्थिर नहीं होती है, आप मुंह में थर्मामीटर लगाते हैं तो आपके टेम्परेचर से वो स्थिर होती है, अदरवाइज तो वो फ्लक्चुएट ही करती रहेगी। तो स्थिर तो आपको होना है, उसमें मरकरी क्या करेगी? मैंने बहुत लोगों के नेगेटिव पीरियड में उनको बेस्ट चीज़ें करते हुए देखी। मेरे खुद की लाइफ में एक बार 7.5 और एक बार ढैया आया। आई गॉट द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ। आई क्रिएटेड सो मच फ्रॉम देयर बिकॉज शनि इज अ प्लैनेट टू गिव यू सो मच हार्ड वर्क। अब आप हार्ड वर्क करते करते थक जाओगे तो आप बोलोगे पेनफुल है। और अगर आपने उसी समय में अगर आपने मेहनत की हुई है लाइफ में और आप उस पीरियड में और मेहनत कर लोगे तो दैट पीरियड विल गिव यू डबल व्हाट अ रेगुलर पीरियड कैन गिव। प्लैनेट नहीं कर रहा है, आपको करना है। अब आप रोज रो रहे हो कि मेरा तो टाइम खराब है, मेरा तो टाइम, आप मैनिफेस्ट क्या कर रहे हो? मेरा टाइम खराब है। तो अब यूनिवर्स क्या कह रहा है? इसको और खराब टाइम चाहिए, ये कम मेहनत कर रहा है, इसको ऐसा फील हो रहा है तो इसको ज़्यादा मेहनत करानी। देन यू हैव अ ब्रेकडाउन। मैं आपको जो अभी आपने बात कही उसको बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रही हूँ, क्योंकि आई थिंक मेरी राशि की भी 7.5 चल रही है। एंड आई थिंक इन टर्म्स ऑफ करियर, वेदर इट्स मसकली मैं सारी ब्रांड हो या पॉडकास्ट हो या हमने एक मसकली महफिल्स करके एक इवेंट स्पेस्ड करा है, सो ये सारी चीज़ें ड्यूरिंग दिस पीरियड ही हुई है। हाँ, तो अपॉर्चुनिटी आपको बहुत आएंगी, एक नहीं आएगी, कई आएंगी, पर आप उसमें कितनी मेहनत कर सकते हो? सी श्रद्धा इज वन। अब श्रद्धा 10 जगह तो हो नहीं सकती, तो श्रद्धा चूज करेगी क्या करना है। एंड दिस पीरियड गिव्स यू द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज, आपको चॉइसेस भी ज्यादा मिलती है। लेकिन हमारा माइंड कहता है नहीं मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। बट लेट्स से you're a gardener who wants to plant new seeds. Of course that is hard work. Of course that is so much effort. लाइक हम पहले इंटरनेशनल खाली वर्कशॉप्स करते थे, अब रिट्रीट्स करने लगे, सो वी आर ग्रोइंग। तो ये मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत करे बिना तो कोई भी चीज़ नहीं मिलती। तो अगर आपका माइंड कह रहा है नहीं मुझे तो डर लगता है, लेट्स से आपका पीरियड है, आपका माइंड कहता है अरे 7.5 चल रही है श्रद्धा, इतनी सब मेहनत कर रही है, कल को नहीं हुआ तो आप 80% अपॉर्चुनिटीज तो छोड़ दोगे ना। फिर बाद में 5 साल के बाद आपको रियलाइज होगा कि अरे वो टाइम आया था मेरा, पर तब तक टाइम निकल चुका। तो लेना इज एन आर्ट। Receiving things from the universe is also an art, which people do not realize that. ऋचा जी, ऐसा क्यों होता है कि हम लोग जैसे अपनी लाइफ में खुशियाँ भी आती है, हार्ड टाइम्स भी आते हैं, या निगेटिव थॉट्स भी आते हैं और पॉजिटिव भी आते हैं, बट व्हाई वी आर ऑलवेज ड्रॉन टू निगेटिव थिंग फर्स्ट, लाइक जैसे फियर हो, पहले हमारा दिल में डर हो जाता है। सपोज आपका बच्चा बाहर घूमने गया, उसका फोन नहीं लग रहा है, फर्स्ट थॉट विल बी नेगेटिव। और ये मैंने देखा है कि 99.9% लोगों के दिमाग में फर्स्ट थॉट आता है वो नेगेटिव आता है। अब आपका बच्चा है, अगर आप बचपन में उसको क्या सिखाते हो? बेटे ध्यान से जाना, बेटे ऐसे मत करना, तो ये कौन फीड कर रहा है उसको फियर? आप ही ने तो सिखाया उसको फियर। आप ही ने तो उसको बताया सड़क पे ऐसे करो, बच्चों से ऐसे बात करो, टीचर ऐसे बोले, तो आप उसको रोज डर की ट्रेनिंग दे रहे हो, आज़ादी की ट्रेनिंग नहीं दे रहे। आप उसको उड़ना नहीं सिखा रहे, आप रोज उसके पर काटना सीख रहे हो। तो वही फियर वो जीता है, चाहे डिसीजंस हो। और हम लोग भी लाइक एवरीबडी है। लाइक सो आप भी तो कभी बच्चे ही थे। नेगेटिव। तो आई थिंक जैसे कि आपने आई थिंक राइटली बोला कि हम सबकी कंडीशनिंग ही वैसी हुई है कि पहले डर ही हमारा पॉपअप होता है। ये नहीं सोचते कि अच्छा बिजी होगा या फ्रेंड्स के साथ मस्ती मजाक कर रहा होगा, फर्स्ट थॉट आ जाता है कि कुछ गलत तो नहीं हुआ होगा। मैं मेरा जो बड़ा वाला बेटा 20 साल का था और छोटा 16 ईयर्स का था, तो मैंने उनको बोला यू वांट टू गो डू एन इंटरनेशनल ट्रिप, डू। सो एवरीबडी इन माई हाउस कंप्लेंट कि हाउ कैन यू सेंड योर यंग बॉयज। तो मैंने कहा अगर सीखेंगे, जाएंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? मैं कोई सारी ज़िंदगी तो इनके साथ बैठी नहीं रह सकती और मैं लेके भी नहीं जा सकती। सो माई ब्रदर इन लॉ स्पेशली केम एंड सेड कि ये क्या कर रही है, डोंट डू दिस। आई सेड लेट देम गो। दे केम। देन नाउ वन डे माई सन द यंगर वन सेड आपको डर नहीं लगता? मैंने कहा नो दैट्स नॉट माई कंडीशनिंग। सो यू ओनली पीपल हु ब्रेक, आप देखिए ना 4% ही लोग हैं जो लीडर्स हैं। वो क्यों हैं? क्योंकि वो फियर को बाउंड्री नहीं बनाते, फियर को अंडरस्टैंडिंग बनाते कि मुझे कहाँ ये चीज़ नहीं करनी है, विच विल हार्म द सोसाइटी। को यूनिवर्स एक ही लॉ पे काम करता है, गिव एंड रिसीव। आप और मैं यहाँ बात कर रहे हैं, समथिंग यू आर गिविंग मी, समथिंग आई एम गिविंग यू। जब भी आप उसके बीच में फियर डाल दोगे तो अब हम क्या कर रहे हैं?
फियर एक्सचेंज। अब मान लो यहाँ श्रद्धा नहीं, यूनिवर्स बैठा है, तो यूनिवर्स कह रहा है इसको फियर चाहिए। सो आप यूनिवर्स को एक ह्यूमन की तरह समझिए कि आप जिस तरह से उसको वाइब्रेशन भेजेंगे वो उस तरह से आपको वापस भेजेंगे, दैट्स इट। तो आप ब्लेसिंग्स भेज दीजिए ना, कि मेरा बच्चा हमेशा वाह मज़े करके आता है, इज ऑलवेज हैप्पी सेफ, माई ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज देयर। वाई कांट वी प्रिसीव लाइफ लाइक दैट? वाई डू वी ऑलवेज हैव टू से ठीक से आना बेटा, कहीं इधर उधर मत करना बेटा? तो आप पहले उसके अंदर डर डाल के भेज रहे हो, या तो वो ज़्यादा शरारत करके आएगा बाहर, क्योंकि उसको मम्मी को नहीं पता लगने देना, और उसको ऐसा लग रहा है मम्मी कंट्रोल करती है। होता है ना बच्चे को, हमें भी फील होता था कि हम बच्चे थे कि मदर इतना कंट्रोल करती, ये मत करो वो मत करो। तो जब आप ये बोल रहे हो तो बच्चे को क्या फील हो? कंट्रोल। उससे अच्छा बोल बेटे मज़े कर, enjoy एंड लेट मी नो व्हेन यू वांट टू कॉल, यू कॉल मी। तो उसमें बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने डाल दी कि यू कॉल मी, सो ही नो समबडी इज वेटिंग फॉर मी, सो दे विल कॉल बैक। चेंज तो हमें ही करना पड़ेगा, कहीं किसी को तो एक बैरियर को ब्रेक करना पड़ेगा नेक्स्ट जनरेशन के लिए। अब रीबर्थ के बारे में क्या आपका ओपिनियन है? जैसे कहते हैं ना कि आप जैसे कोई भी रिलेशन हो, आपके पास्ट कर्मा के ऊपर वो रिलेटेड होता है। आपका कुछ जो कार्मिक अकाउंट होता है पहले लाइफ से, उसी को पूरा करने के लिए, या जैसे कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं कि एक दूसरे को बहुत ज़्यादा तकलीफ देते हैं, टॉक्सिक होते हैं, बट इवन दे आर बेस्ड ऑन योर पास्ट लाइफ कर्मास, या तुम्हारा कुछ अकाउंट जो पूरा नहीं हुआ है वो कंप्लीट करने के लिए आया होता है। सो ये जो रीबर्थ वाला है, सो जैसे फैमिली में बच्चे, आपका लड़का हो रहा है या लड़की हो रही है, और उनके बीच की एक इक्वेशन होती है, केमिस्ट्री होती है, कभी बहुत प्यार होता है, कभी इतनी दुश्मनी होती है कि यू नो दे कांट स्टैंड ईच अदर। तो ये भी सारी उसी बेसिस के ऊपर होती है चीज़ें, या हाउ इट इज़ एंड हाउ कैन वी चेंज इट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि एवरीथिंग इज गिव एंड टेक। तो पहले तो किसी भी माँ को अगर कोई बच्चा होता है तो मदर का कार्मिक अकाउंट बड़ा होता है, बिकॉज 7 महीने वो बच्चे को अपने गर्भ में रखती है। 9 इसलिए नहीं क्योंकि पहले 2.5 महीने तक सोल नहीं आती है। 2.5 months when the heartbeat comes, that is when the soul enters. So technically the mother keeps the soul in her womb protected and completing her karmas with the child. दूसरा, बच्चा का जब गर्भ में है तो उसको पाताल लोक कहते हैं, गर्भगृह को। द चाइल्ड इज इन पेन, तब उसको भगवान का नाम याद रहता है, पर बाहर आते ही हम उसको सारे कुछ सिखा देते हैं भगवान का नाम छोड़ के। तो जो वो सबसे पहला कार्मिक अकाउंट होता है उसका मदर के साथ होता है, और ज़्यादातर मदर का बड़ा कार्मिक अकाउंट होता है विद द चाइल्ड देन द सन और द गर्ल डॉटर हैविंग इट। और कई बच्चे ऐसे देखे गए हैं जो जनरेशनल ट्रॉमा को तोड़ने आते हैं, तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो जनरेशनल ट्रॉमा को तोड़ने आते हैं विद द फॉर दैट फैमिली। तो वो बड़ा डिफिकल्ट चाइल्ड हो सकता है। जैसे आपने बोला कई ट्रॉमा होते हैं, तो कई बार पेरेंट्स का भी बच्चों के साथ बहुत ट्रॉमेटिक रिलेशनशिप हो सकता है, बच्चा सुनता नहीं है, बहुत चीज़ें ऐसी करता है, लेकिन वो खाली उस फैमिली के साथ कंप्लीशन करने आया है, अपनी भी और आपको भी एक लेसन। सो एवरीथिंग व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू इज ईदर अ कार्मिक कंप्लीशन और अ कार्मिक क्रिएशन, क्योंकि एनर्जी इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट इज़ ओनली कन्वर्टेड। तो अब कन्वर्जन कहाँ जा रही है वो देखने की बात होती है कि व्हाट इज दिस चाइल्ड इन योर लाइफ प्लेइंग द रोल ऑफ, कि आपको किस तरह से वो लेसन सिखाना चाहता है और आप कहाँ नहीं सीख रहे हो। क्योंकि दो ही चीज़ें, आपको कोई ज़बरदस्ती करेगा या टाइम पीरियड आएगा तो आप उस पीरियड को रेजिस्ट करोगे। तो रेजिस्टेंस हो रही है मदर के अंदर कि मेरा बच्चा ऐसा नहीं हो सकता, देन अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टिंग द चाइल्ड। तो दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप नहीं है, कर्मा बिल्डिंग हो रही है। या तो कर्मा रिलीज हो रहा है या कर्मा बिल्ड हो रहा है। पहले तो जब बच्चा माँ के गर्भ में है तो मदर के जो भी इमोशनल स्टेट्स हैं, बच्चा पानी में है गर्भ में, सो व्हेन द मदर इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ इमोशनल ट्रॉमा, द चाइल्ड इज फीलिंग इलेक्ट्रिक करंट्स। तो कई बार तो उसका कार्मिक नहीं होता है, मदर का ट्रॉमा ले लेता है वो बच्चा। सो डिपेंड करता है कि मदर का उस समय का स्टेट कैसा है, क्या ये उस बच्चे के कार्मिक जर्नी का पार्ट नहीं है। अब दूसरा हो सकता है कि उसके कार्मिक जर्नी का ही पार्ट हो। कई बार सोल्स आती हैं, एग्जिट भी कर जाती हैं कि उनको लगता है कि नहीं, इन पेरेंट्स के साथ नहीं चलेगा। तो जैसे हम जिसको हम अबॉर्शन बोलते हैं या मिसकैरेज बोलते हैं, तो वो सोल अबॉर्ट कर जाते हैं, बोलते हैं नहीं
मैं आई विल कम विद सम अदर पेरेंट, बिकॉज वो जो भी उन 2-3 महीनों में सुनती है पेरेंट्स के बीच में एक्सचेंज ऑफ कन्वर्सेशन, आर्ग्यूमेंट्स, अनवांटेडनेस, तो वो सोल एग्जिट भी कर जाती है. एंड इन केसेस ऑफ वेयर पेरेंट्स डिसाइड्स टू अबॉर्ट, लाइक बहुत ज़्यादा अपने केसेस होते हैं जहाँ पे गर्ल चाइल्ड अगर डिटेक्ट हो जाता है तो दे अबॉर्टेड, सो वो क्या कनेक्शन होता है या वो क्या रिलेशन होता है? हमको अगर अगर किसी के पास भी आप जाओ और आपको अनवांटेड फीलिंग हो तो आप वहाँ बैठ पाओगे? तो वो थॉट भी वो बच्चा ही, वो सोल ही डालती है पेरेंट्स के माइंड में कि अबॉर्ट मी, बिकॉज दे नो दे आर नॉट गोइंग टू हैव अ गुड लाइफ, और जो कंप्लीशन करने आए हैं वो नहीं हो पाएगा उस बच्चे का. तो सोल ही खुद अपने पेरेंट्स के माइंड में थॉट डाल देती है कि आप अबॉर्ट कर दो. मेरा और एक सवाल ऐसा है ऋचा जी कि ऐसे बोलते हैं कि अपने अपने जैसे समाज में एक बहुत प्रथा होती है कि मन्नत मांगनी है, कि ये बहुत यहाँ जाओ आपकी मन्नत पूरी होगी, और मन्नतें भी इस लेवल तक करते हैं कि मतलब पूछो मत, आप ये मतलब बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जाके कि अगर ये मेरी आप मन्नत पूरा कर दोगे तो मैं आपके लिए ये कर दूंगी या वो कर दूंगा, या लाइफ टाइम के लिए कोई कमिटमेंट कर देता, या बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जाके करते हैं. तो मैंने कहीं पढ़ा था कि ये आप भगवान को जो है ना, आप बहुत दुविधा में डाल रहे हो, या उनको बहुत मुश्किल घड़ी में डाल रहे हो, कि जो चीज़ आपके नसीब में नहीं है वो आप उनको जबरदस्ती मांग रहे हो, उनको जिद कर रहे हो कि मुझे ये दो, विच इज़ नॉट डेस्टाइन्ड फॉर यू. और वो जब आप करते हो कहीं बहुत बार भगवान की, चलो अपने भक्त को या मजबूरी में आके या खुश होके वो दे देते हैं, बट वो कॉम्पनसेट हो जाता है क्योंकि आपके लाइफ में ये चीज़ नहीं थी, बट आपने जिद करके उस चीज़ को इतना फोकस किया, वो मांग लिया, तो वो आपके चीज़ में नहीं थी, तो वो बैलेंस करने के लिए कहीं और से वो यू नो सो आपका क्या इसके ऊपर विचार है? तो देख, जो आप बोल रहे हो वो, मैं अगर आपको इसको साइंस में समझाऊं तो सिंपल सी बात है कि आप यूनिवर्स से कुछ भी मांगोगे वो आपको दे देगा. इट्स लाइक आपने बोला मुझे ये चाहिए, वो दे देगा. पर सबसे बड़ी बात है कि वो कंपनसेशन लेता क्यों? क्योंकि आप संभाल नहीं पाते. मान लो आपके पास ये कप है, इसमें आधा लीटर पानी आ सकता है, अब आप इसमें 1.5 लीटर पानी डाल के दिखाओ, नहीं डाल सकते ना, तो बाकी का ओवरफ्लो होगा. फॉर अ मोमेंट आपको मिलेगा, बट देयर विल बी सम अदर वे विच विल इट विल फ्लो ऑफ फ्रॉम योर लाइफ. तो जो कंपनसेशन है वो कंपनसेशन नहीं है, आपकी पात्रता ही नहीं है. यू कैन नॉट होल्ड दैट मच, सो इट विल गो. आप ऐसे चॉइस कर लोगे, ऐसे डिसीजंस कर लोगे, आपकी लाइफ में ऐसी परिस्थिति आप मैनिफेस्ट कर लोगे कि वो जाएगा ही जाएगा, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू होल्ड दैट. सो दैट इज द रीजन. उसका भगवान तो, मतलब मैंने जितना अपनी लाइफ में देखा है, या अपनी खुद की भी, या मैं अपने स्टूडेंट्स की लाइफ में भी देखती हूँ, ही हैज़ गिवन एवरीथिंग, वट एवर यू आस्क फॉर, बीट इन योर डेस्टिनी, बीट नॉट इन योर डेस्टिनी. बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने देखा है पात्रता. लोगों में पात्रता नहीं होती है, तो क्या होता है, आती है चीज़, कुछ समय रहती है, चली जाती, क्योंकि हमने वो स्किल सेट ही नहीं डेवलप किया, हमने उसको होल्ड करने की, ग्रेटिफाई करने की, अपने अंदर वो वाइब्रेशन ही नहीं डेवलप की. क्योंकि भगवान सब कुछ देता है. मैंने आपको जैसे आपने मेरे से शुरू में पूछा आपके गुरु नहीं है, या कौन है आपके गुरु, मेरे गुरु नहीं है. तो मेरे अंदर वो चाहत थी, मेरी डेस्टिनी में हो सकता ना हो ये जर्नी. मेरा किसी ने मेरे 5 साल पहले कोई मेरे घर आए हुए थे, तो उन्होंने मेरा बर्थ चार्ट देखा. वो एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे थे 5 साल से. मैंने बोला कैन आई सी योर बर्थ चार्ट? का बिल्कुल. उन्होंने मेरा बर्थ चार्ट देखा, तो बोले ये जो बर्थ चार्ट है और जो आप काम कर रहे हो, ये दोनों मैच नहीं करते. तो आपके क्वेश्चन का आंसर यही है कि भाई आपने अगर उसको चाहा है शिद्दत से, तो वो शाहरुख खान वाला डायलॉग है, सारी कायनात आपको उससे मिलवाने के लिए आ जाएगी, पर उस कायनात को आप संभाल सकते हो क्या, वो क्वेश्चन है. तो मोस्ट ऑफ अस डू नॉट नो हाउ टू होल्ड द कायनात. मांग हम लेते हैं, मांगना और उसका देना, उसमें कोई गैप नहीं है. जैसे आप, बच्चा माँ के पास जाता है, बोला मम्मी ये चाहिए, मम्मी अपनी सारी सेविंग लेके बच्चे को बाइक ले देगी क्योंकि उसके बच्चे को चाहिए. सो यूनिवर्स इज लाइक योर पेरेंट, so it'll give you everything, but then you have to develop that. That's what we don't have, and we blame it on destiny or planets or people in our life or situations. My parents didn't give me, I would have studied better. तो मैंने तो इस जर्नी में ये देखा है कि जब जब जैसे मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ 2021 में, मतलब बहुत साल पहले, 7 साल, उससे 7 साल पहले मेरी लाइफ में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया था.
मेरे और मेरे हस्बैंड की लाइफ में। तो हमने सोचा कि किसी ने, मेरे मामा जी का बेटा है वो नीम करोली बाबा जाता था, तो उन्होंने बोला तू चल। हम 2-3 महीने तक प्लान बनाते रहे, नहीं बना। 2021 में आई वाज स्लीपिंग इन माय ऋषिकेश हाउस। ऑल ऑफ अ सडन एट 2:30 इन द नाइट बाबा जी वेक्स मी अप एंड सेज तू आज। माय हस्बैंड इज स्लीपिंग नेक्स्ट टू मी। मेरा फ़ोन पड़ा, मैंने उसको खोला, आई एम सर्चिंग हाउ टू गो टू नैनीताल या क्या है। इन द मॉर्निंग आई सेड टू माय हस्बैंड, मैंने कहा आज मुझे नैनीताल जाना है। तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, मैं तेरे को इस महीने में ले जाऊँगा। मैंने कहा नहीं, आज ही जाना है। तो उन्होंने बोला आज मैं तेरे को वहाँ धारकोट, नैनीताल ऋषिकेश में ही 30 किलोमीटर वहाँ से दूर धारकोट का मंदिर है, बाबा जी का ही मंदिर। ही टुक मी दैट वेरी डे टू दैट प्लेस, बट आई वेंट। तो अब ये आज्ञा आती है, आपको यूनिवर्स चीज़ें देता है, आप कैसे लेते हो? पात्रता बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। या आप उस बात को अवॉइड कर देते हो और बोलते नहीं चलो जब टाइम आएगा तब चले जाएंगे। तो अब ये प्रिसीव किसने किया? हमारे ही माइंड ने। तो जब आप कैसे उस चीज़ को लेते हो वो बहुत important। भगवान तो हमेशा देते हैं। मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा मेरी खुद की लाइफ में कि उन्होंने दिया ना हो। मेरे अंदर ही कमी होगी कि मैं ले नहीं। मैंने आपके एक कोई वीडियो में सुना था, जो एक रिपीटेटिव हार्ट ब्रेक या एक बार बार पेनफुल एक्सपीरियंस से कोई जाता है तो उसका बहुत ज़्यादा डीप इम्पैक्ट होता है। और जैसे कि अभी हमने प्रीवियसली कुछ डिस्कशन किया कि आपकी इमोशनल या हार्मोनल जो एक सिक्रीशन होता है उसी से आपकी फिजिकल एम्बॉडीमेंट होती है, डिसीजेस होते हैं जैसे कैंसर लाइक डिसीजेस जो होते हैं वो बेसिकली दे आर डिपेंडेंट ऑन इमोशनल, आपकी जो एक स्टेट ऑफ माइंड होता है। ये जो बार बार आप अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन में जाते हो या अपने आप को हर्ट करते हो या पेनफुल सिचुएशन में जाते हो तो ये आपका हाउ कैन यू कंट्रोल दैट, एज इन रिपीटेटिव पैटर्न्स आपकी लाइफ में हो रहे हैं, वो आपके पास्ट कर्मा से आए हो या आपके जेनेटिकली आए हो या आप अपने कर्मा से लाए हो, बट हाउ डू वी ब्रेक दैट? तो पहले तो आपके इस पूरे क्वेश्चन में एक वर्ड मैं आपसे डिलीट करवाना चाहूँगी, कंट्रोल। कंट्रोल डिलीट कर दीजिए। हम पूरी लाइफ ना चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, तो अगर मैं कंट्रोल करूँगी तो मैं कभी उस दृष्टिकोण को सही तरीके से नहीं देख पाऊँ, क्योंकि मैं अपने माइंड को कंट्रोल कर रही हूँ, मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रही हूँ। अगर कोई चीज़ बह रही है, मैंने अभी बोला हार्ट एक मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेट के पास बहुत ज़्यादा पावर होती है, मोर देन योर माइंड, जिसके पावर को हमने कभी यूज़ ही नहीं किया। मैं बार बार अपने सेशंस में भी ये बात बोलती हूँ, अपने हार्ट का ध्यान रखिए। दिल के पास एक ऐसी पावर है जो इस ब्रह्मांड को तोड़ सकती है। आपने एक मूवी भी देखी होगी, क्या नाम है उसका, रणवीर कपूर की। उसने बोला मेरा दिल नहीं टूटना चाहिए, मास्टर जी कुछ कर दो बस मेरा दिल नहीं टूटना चाहिए। एंड दैट डायलॉग्स आई कुड अंडरस्टैंड व्हाट ही इज सेइंग, कि अगर आपका दिल टूटा तो क्या टूटेगा आपके अंदर? सब कुछ। आपका दिमाग टूटेगा ना तो आप फिर बना लोगे, क्योंकि आपके आसपास बहुत लोग हैं आपको दिमाग देने के लिए, पर आपको कोई इमोशन समझाने वाला नहीं है। कोई भी आपको ये नहीं बताएगा कि अपने दिल को कैसे जोड़ना है, अपने आप को कैसे होल्ड करना है। हार्ट डज दैट। So when you're talking about dil या दिल की power, do you mean willpower? See, there are three different powers. There are three different powers. One is your manas power, that is will power. एक होते है आपकी क्रिएशन की पावर, एक होती है आपकी बुद्धि की पावर। तीन अलग अलग पावर्स है, लेकिन मन आपसे करवाता है। विल भी तब होगी ना जब मन होगा। भाई अगर आपको डिजाइनिंग अच्छी लगती है तो ये आपके दिल के करीब होगी, तब आप रोज उठ के इधर आओगे भी मसकली पे, वरना क्यों आओगे? फिर आपका दिमाग आइडियाज भी जनरेट करेगा। जब तक दिल नहीं होगा विल भी नहीं होगा। कई लोग काम करते हैं, आप देखो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो पैसे के लिए काम करते हैं, क्योंकि उनका दिमाग कहता है कि भाई घर में पैसा जाना है। उसमें उनका दिल नहीं है, वो दिमाग कह रहा है, तो शरीर एग्जॉस्ट होता है। दैट इज वेयर द डिजीज इज कम। दूसरा तरीका जो डिजीज का होता है, मेरा दिल नहीं कर रहा, मेरा बॉडी रोज ट्रॉमा में है। अब ये ट्रॉमा मैं खुद को दे रही हूँ, मेरे हार्मोन्स नेगेटिव सेक्रेट करवा रही हूँ, रोज मैं कलप रही हूँ अंदर से और जा रही हूँ वही काम करने। जैसे मानो इसको आप ऐसे समझो कि हम यंग होते हैं, हम रोज भागते हैं काम पे। बच्चे हमारी शक्ल देखते रहते हैं कि कभी मम्मी को टाइम मिलेगा, पापा को टाइम मिलेगा, हमारे साथ बैठेंगे। फिर जब बुढ़ापे में 50 साल के आप होते हो, आप सोफे पे बैठे होते हो, अब आप अपने बच्चों को भागते दौड़ते देख रहे होते हो। मैं कई बार लोगों से क्वेश्चन करती हूँ, 30 साल की उम्र में जितना स्ट्रेस होता है लोगों को ब्लड प्रेशर शुगर नहीं होता,
50 साल की उम्र में क्यों हो जाता है? क्योंकि उस समय आपको ये रियलाइज होता है कि यू आर अलोन फॉर वॉट यू आर रनिंग, देयर वाज नोबडी. टुडे यू हैव नोबडी इन योर लाइफ. द वे यू आर रनिंग, अदर्स आर रनिंग अराउंड यू इन योर लाइफ. तो वो ट्रॉमा आपने देखा नहीं कि आप तब भी अकेले थे, आप आज भी अकेले हो, पर अब आप उसको फिजिकली बैठ के विटनेस कर रहे हो उस अकेलेपन को. इसीलिए आज सोसाइटी में ब्लड प्रेशर और शुगर इतना कॉमन हो गया है कि इट इज़ लाइक एवरी सेकंड पर्सन हैज़ इट. थायराइड, ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर. कैंसर इज नथिंग बट देयर सेल्स आर ऑलरेडी देयर ना इन योर बॉडी. खाली आप जिस बॉडी के पार्ट पे एंगर स्टोर करना शुरू कर दोगे, वही आपकी डिजीज, कैंसर वहीं पकड़ना शुरू हो जाएगा. जैसे एक मेरी फ्रेंड है, शी वाज अंडर डिप्रेशन फॉर क्वाइट सम पीरियड, और इन आफ्टर सर्टेन इयर्स हमने देखा कि उसका ना जो स्पाइनल कॉर्ड है, या उनका जो एक स्ट्रक्चर है, उसमें टिल्ट आ गया था. सो इवन आपका यू नो दैट अफेक्ट्स दैट मच, दोस काइंड ऑफ इमोशंस अफेक्ट्स योर बॉडी, या जो आपका मेन रीढ़ की हड्डी है वही. स्पाइन इज लाइक योर बैकबोन. या मतलब आपका सपोर्ट सिस्टम है. या अगर मैं इसको एनर्जी की भाषा में बोलूं, if you have a lack of support in your life, this will have a disbalance. Why you depressed? Because you don't feel that. रीढ़ की हड्डी इसलिए उसका शेप नहीं चेंज हुआ, इसलिए चेंज हुआ क्योंकि आप डिप्रेस इस बात से हो कि मेरी लाइफ में कोई सपोर्ट नहीं है. If I have something, a challenge in my life, there is no support system. I can't fall back on something. That was her challenge. मेरे पास 4 साल पहले एक केस आया था. एक डॉक्टर थी, ऑपरेट करती थी, मेडिसिन खा के ऑपरेट करती थी. मैंने एक दिन उनको बोला, मैंने कहा जिस तरह से आप ये काम करते हो, पहले किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाती थी, मैंने बोला जिस तरह से आप ये काम करते हो, अगर मानो आपका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाए और ऑपरेशन चालू है, हाउ विल यू हैंडल? मैं कहा यू आर नॉट हेल्पिंग पीपल, यू माइट मर्डर पीपल एंड दैट गिल्ट विल किल यू. भाई अगर मान लो आपसे, आपके हाथ से केस खराब हो गया, आपको क्या लगता है कि डॉक्टर्स इंसान नहीं होते? वो भी तो इंसान ही है, उनको भी तो इमोशंस होते हैं. और जो गिल्ट जैसा इमोशन है वो सबसे डेंजरस इमोशन. इट काइंड ऑफ किल्स यू दैट मेरे से गलती हो गई. कई डॉक्टर्स फिर दोबारा काम नहीं कर पाते बिकॉज दे कांट कम आउट ऑफ दैट ओनली. तो इमोशंस, वो दिल आपका वो रोल प्ले करता है. आपकी नॉलेज वहाँ उस समय काम नहीं आती, आप कितने एजुकेटेड हो. फिर जब आपके अंदर एक बार वो फीलिंग या फियर आ गया कि मैंने पाप कर दिया, मैंने हत्या कर दी, ऐसा वर्ड आपके माइंड में इको कर गया आपके दिल से, तो फिर आप कभी ब्लेड नहीं उठा पाओगे, कैंची नहीं उठा पाओगे, किसी पेशेंट को ऑपरेट नहीं कर पाओगे. तो फिर हमने उनके साथ काम किया, हील किया. नाउ शी इज़ हैप्पी, शी डजंट हैव एनी मेडिकेशंस. क्योंकि आपको अपने आप को समझना है कि आप वो लूप क्यों बना रहे हो बार बार. मैं इसको इमोशनल जूस बोलती हूँ. कई बार ना हमें, मान लो मुझे बचपन में मेरे मदर से एक्सपेक्टेशन थी कि वो प्यार करे. अब मैं सारा गेम ही लाइफ में इसलिए खेल रही हूँ कि मुझे प्यार मिले. मैं काम इसलिए नहीं कर रही कि मुझे पैसे कमाने हैं या सक्सेसफुल. मैं इसलिए काम कर रही हूँ कि मुझे वो प्यार चाहिए. एंड आई कैन डू एनीथिंग. आई हैव सीन पीपल गो आउट ऑफ द वे टू डू, आई डोंट नो डू व्हाट, फॉर अदर्स, because they're not doing it for something, they're doing it just for that emotional juice that I get love in exchange. तो ये एक बहुत इमोशनली इम्बैलेंस स्टेट है, और हर एक की लाइफ में आपको ये मिलेगा कि मैं ये काम इसलिए कर रही हूँ. स्टीव जॉब्स ने, पैनक्रियाटिक कैंसर से उनकी डेथ हुई. आप सोचो, एप्पल का क्रिएटर, लव ही नहीं था उसकी लाइफ में. पैनक्रियास सेक्रीट्स लव, सॉरी दिस आपका शुगर बैलेंस करता है, तो उसकी लाइफ में लव ही नहीं था. काम था, सक्सेस थी, पैसा था. तभी तो लास्ट में उसने 7 रूल्स बनाए कि अपनी लाइफ में आप कितना भी कुछ कर लो, ये 7 रूल्स मत छोड़ना. सी इट्स लाइक दे रियलाइज, बट दैट पागलपन इज सो मच दैट यू पे द कॉस्ट ऑफ योर बॉडी. तो उन्होंने दिया. देयर आर मेनी पीपल हु डू दिस. हमें बहुत सारे हमारे दर्शकों को, आई एम श्योर सबके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि हम सब बोलते इविल आई या नज़र दोष, या यू नो अभी भी बहुत
डेली लाइफ में या रूटीन में ऐसे ही थोड़ा सा थकान महसूस हो गई, बुखार जैसा हो गया, डल फील हो गया, बॉडी एक हो रहा है, सारे बोलते हैं नजर लगी हो, तो ये कितना रेलेवेंट है? और ये जो नजर नजर दोष जो हमारी मियाँ या हमारी दादी नानी जो उतारती थी, जो बहुत बेसिक सी टेक्निक, कुछ नमक लिया, राई दाना लिया एंड मिर्ची लेके, सो उससे सही में वो उतरता है? और ये कितना इम्पैक्ट कर सकता है एक इंसान की लाइफ में कि एक जस्ट ऑन सरफेस लेवल पे हाँ थोड़ा सा बीमार हो गया, या और डीपर इम्पैक्ट इसका होता है? साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ज़्यादा है, पर एक क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे कि जितना आप अपने आप को नज़र लगाते हो ना, कर्स करते हो, उससे ज़्यादा तो कोई आपको नज़र नहीं लगा सकता। मतलब मैं यहाँ खराब हूँ, मैं ये गलत करती हूँ, जितना आप खुद को पूरा दिन में ऑब्जर्व करना कभी, जो मैंने आज बोला है कि आप कितनी बार अपने आप से नेगेटिव बोलते हो, तो वो एनर्जी कहाँ जा रही है? आप कन्वर्ट करो, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट मीन्स इट इज़ कन्वर्टिंग। तो अगर आपने दिन में अपने आप को 50 बार कर्स किया, तो वो एनर्जी कहाँ गई है? बाहर वाला तो आपको 2 मिनट देखेगा, हो सकता है मैं आज आपसे 2 मिनट के लिए मिली, मैं आपको कितनी देर देखूंगी, लेकिन वो वाइब्रेशन आपने क्यों अट्रैक्ट की? क्योंकि आपने वो ब्रिम तक भर लिया था, वो तो इंसान आया बस उसने बोला। और ये जो नज़र वाली जो आप बात बोल रहे हैं कि पहले दादी नानी करते थे, वो इसलिए नहीं शुरू किया गया था कि कोई नज़र थी, पहले बच्चे बचते नहीं थे, सो मदर्स वर वेरी फियरफुल। पहले अगर देखो 8-8 10-10 12-12 बच्चे होते थे, तो उसमें से आधे निकल ही जाते थे बेचारे, क्योंकि मेडिकल कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं थी, घर में होती थी दाई, खाना अच्छा नहीं था, बिकॉज ऑफ दैट दे स्टार्टेड आउट ऑफ फियर कि अपने बच्चों को कोई तो प्रोटेक्शन दे। बट आज जो मैं देखती हूँ, इट इज़ मोर कनेक्टेड विथ योर ओन स्पेस। यू हैव बिकम सो नेगेटिव विथ योर ओन स्पेस विद इन योर सेल्फ। क्योंकि अब देखो आप देखते किसको? सोशल मीडिया। फ्रेंड से कितनी बातें करते हो, बात भी करते हो तो सोशल मीडिया के बारे में ही कर रहे होते हो। आपकी खुद की कितनी टॉक है? मान लो आप अपने फ्रेंड के साथ बैठे हो, उसने आपको कुछ बोला कि यार तू इसकी जगह ऐसे कर ले, आप सुन ही नेगेटिव ले रहे हो, पॉजिटिव तो आप ले ही नहीं रहे हो। तो आप हर बार कहीं बाहर जाते हो तो आप नेगेटिव वाइब्रेशन या नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव थॉट ही लेके आते हो, बिकॉज लिसनिंग खत्म हो चुकी है, लिसनिंग ही नहीं है। वो इंसान मेरे बारे में अच्छा सोचता ही नहीं है, ये कौन बोल रहा है? आप ही तो बोल के अपने अंदर उस स्पेस में, दिस इज स्पेस, आप अपने चेस्ट में क्या फीड कर रहे हो? हार्ट को तो वही जाएगा ना, तो हार्ट मानेगा कि हाँ यार मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं बहुत बुरी हूँ। अब धीरे धीरे आपने खुद के बारे में ही नज़र लगानी शुरू कर दी, तो पहले तो अपने आप से अपनी नज़र बचा के चलिए। मैं तो यही एडवाइस दूंगी सबको। नहीं, आप मतलब आई एम लाइकिंग इट बिकॉज the way you're talking and the way you're explaining, it's more or less you have to take your own responsibility instead of just putting it on some unknown forces. बट आपको देखो, आपकी वाइब्रेशन अच्छी है तो मेरे को अट्रैक्ट कर लिया, आपकी वाइब्रेशन खराब होती तो भी मेरे अंदर किसी खराब चीज़ को अट्रैक्ट कर लेते, ये पॉडकास्ट उतना स्मूथ जा ही नहीं रहा होता, एज सिंपल एज दैट। तो ये आपके ऊपर है ना, तो सामने वाला कौन है? सामने वाला कोई भी नहीं है, सामने वाला आप ही का किसी एक टाइम का थॉट का रिफ्लेक्शन है, जो आज आपके सामने बैठा है, या आपके एक इमोशन का रिफ्लेक्शन है जो बहुत स्ट्रांगली वाइब्रेट कर गया यूनिवर्स में। तो अगर वो आया है तो आपको अपने आप को क्वेश्चन करना है, दैट वेयर एम आई एंड व्हाई एम आई डूइंग दिस टू माई सेल्फ, बिकॉज यू आर डूइंग समथिंग टू योर सेल्फ, नॉट द अदर पर्सन। द अदर पर्सन हैज जस्ट कम टू कंप्लीट दैट चैप्टर और क्लोज दैट चैप्टर इन योर लाइफ। बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव कि यूनिवर्स आपको हमेशा लेसन देने आती है। अब आप नहीं लेसन ले रहे, मान लो आप बार बार ये नज़र ही उतारते रहो, तो क्या आप कभी देख रहे हो कि आप भी ये चीज़ अल्टर कर सकते हो? नहीं, तो वो नहीं होगा, आप उस अंधविश्वास में ही चलते रहोगे। तो कभी हाथ में धागा बांध लो, कभी पैर में बांध लो, कभी गले में बांध लो, या जो मर्जी करते रहो, या पेड़ पे बांधते रहो। बट आप देखो ना, पेड़ों के पास कितनी ब्यूटीफुल पावर होती है, आप अपनी सब नेगेटिव चीज़ें उनको दे के आते हो, वो फिर भी क्लीन कर लेती हैं। तो ये पावर तो यूनिवर्स ने हमें भी दी है, पर हम एक्सेस नहीं करते, हम किसी और पे डालते हैं। जैसे आपने बड़ी अच्छे से बोला, वी हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो जैसे बोलते हैं कि जैसे आप बोल रहे हो कि एनर्जी मैनिफेस्ट होती है, मे बी समटाइम्स नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है,
तो अगर नेगेटिव एनर्जी मैनिफेस्ट हुई है, या जैसे बच्चों को नजर लग जाती है, या वो रो रहे हैं, और जैसे नजर उतार दी, शांत हो गए, सो ये भी ये क्या चीज है? बट दे आर नॉट मैनिफेस्टिंग ना, दे डोंट हैव दैट थॉट प्रोसेस ऑफ थिंकिंग और So अट्रैक्टिंग can be समथिंग। that there is some energy around them. कोई जब सोल 4 साल तक की होती है, बच्चे 4 साल तक के होते हैं, उनकी पास्ट लाइफ मेमोरीज एक्टिवेटेड ही रहती है. सो कैन बी अ पॉसिबिलिटी दैट द चाइल्ड इज सीइंग समथिंग, फीलिंग समथिंग एल्स. जैसे आप इसको ऐसे समझ लीजिए, आपका न्यूबॉर्न बेबी है, कोई आया मिलने, तो ज़रूरी नहीं कि वो बच्चा उसको देख के खुश होगा. कई बच्चे उसको देख के रोने लग जाते हैं. व्हाट डज दैट मीन? ही इज सेइंग दैट आई डोंट लाइक दिस वाइब्रेशन. And some people he meets or she meets and they start laughing, they start playing, they start blinking their eyes, they're liking the energy. Energy is a language of every being in this entire universe, be it trees, be it humans, animals or anything. लेकिन वहां पे जब वो बच्चा रो रहा है और आपने नजर उतारी, तो हो सकता है कोई वाइब्रेशन, कोई एनर्जी बीइंग वहां हो, विच इज ऑल्सो नॉर्मल. तो वो आपको खाली एक इंडिकेशन दे रहा है कि देर इज समथिंग, जस्ट टेक मी. तो जब बच्चे रोते हैं तो उसकी माँ ही समझती है, ऐसे बोलते हैं. तो वो जस्ट सोच रही है, पर अब उसने सोचा चलो मैंने नज़र उतार दी, तो बच्चे ने बोला हाँ ये मेरी माँ ने मेरे को प्रोटेक्ट कर लिया. बच्चा वो मांग रहा है, माँ वो कुछ अपना अलग चीज़ कर रही है. बट ही इज वॉन्टिंग यू टू होल्ड हिम. नाउ यू सेड दैट बिकॉज आई डिड दिस इट हैपेंड, बट यू डोंट नो. जैसे हम लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं, हर एक किसी के एस्पिरेशंस है, ड्रीम्स है, एम्बिशंस है, तो उसे फुलफिल करने के लिए, या उसे अचीव करने के लिए, या उसे उस प्रोसेस को और ज़्यादा फास्ट करने के लिए आप कुछ सजेस्ट करेंगे कि अगर आप ज़िंदगी में ये चीज़ें करोगे तो you will be able to achieve it much more faster or smoother or frictionless. ऐसी कोई चीज़ें हैं, या ये भी सारी चीज़ें होती है जैसे कई लोगों को बहुत easily they achieve what they want to achieve? दोनों बंदे हैं, दोनों उतना ही हार्ड वर्क कर रहे हैं, पर किसी को इजीली मिल जाता है और किसी को बहुत स्ट्रगल के बाद मिलता है. सो ऐसा क्यों? और इफ ऐसा है तो इज देयर अ वे आउट टू smoothen your path? So there are many laws of the universe, but the base on which the universe is created is give and take. अगर आप इसे एक लॉ को बैलेंस कर ले अपनी लाइफ में, कि आप पहले ये सोचे कि मैं क्या दे सकता हूँ, व्हाट कैन आई ऑफर, देन द जर्नी जस्ट काइंड ऑफ मेल्ट्स. क्योंकि आपका हमेशा फोकस ये देना क्या है, आप लेने के बारे में नहीं सोचे. बाय डिफॉल्ट अगर आप किसी को 100 रुपए दोगे तो 10 रुपए की चीज़ नहीं देगा, 100 की देगा. इट इज़ ऑल्सो बाय डिफॉल्ट सेटिंग. तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपको कुछ चाहिए, वो हो सकता है उस व्यक्ति ने अपना गिव बड़ा अच्छा कर रखा हो. जैसे आप बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुनते हैं कि व्हाट कैन यू डू गुड फॉर द सोसाइटी, व्हाट कैन यू डू और सॉल्व अ प्रॉब्लम. तो वो एक्चुअली बोल क्या रहा है कि आप रोज़ क्या चीज़ आसानी से कर सकते हो विदाउट बीइंग इंटरप्टेड बाय योर माइंड. क्योंकि हार्ट की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बड़ी पावरफुल होती है. जिस चीज़ में आपका दिल करता रहता है बार बार, बिना किसी चीज़ के करने के, बिना किसी इंटरप्शन के करने के, वो गिव फ्लॉलेस हो जाती है. इट इज़ लाइक यू आर नॉट इंटरप्टिंग द वाइब्रेशन बिटवीन योर गोल. पर जब माइंड आता है, फ्लक्चुएशन होती है, तो वहाँ पे चैलेंज आता ही आता है. तो वो जर्नी डिस्ट्रैक्शन आ जाती है. तो किसी को भी कुछ भी चाहिए लाइफ में, वो पहले ये सोचे मैं क्या दे सकता हूँ, मिलेगा क्या, दैट इज़ द वर्स्ट पार्ट. वो आपके गोल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है. क्योंकि हम गोल में ये होना चाहिए कि मैं लोगों की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकती हूँ, मैं लोगों की हेल्प कैसे कर सकती हूँ. पैसा तो बाय डिफॉल्ट उसमें आएगा ही आएगा, दैट्स अ पार्ट. एनर्जी इज मनी, it's a currency. I always say energy is a currency. If you know how to use it, then everything around you in your life can flow. मैं वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, मतलब you name it, crystals, everything. But what I have seen is the goal is energy. उसी से सब क्रिएट हो रहा है. ब्रह्मांड की ऊर्जा से सब निर्मित है. तो हम भी अगर कहते हैं कि आई एम द यूनिवर्स, देन व्हाट इज इट दैट यू आर मिसिंग. मैंने यहीं से अपनी यात्रा शुरू की. एंड आई रियलाइज आई मिस्ड माई सेल्फ. तो आप जो करना चाहते हैं, भले ही आप साड़ी या डिज़ाइनिंग का पार्ट करें या जो भी करें, पर आप जो भी कर रहे हैं उसमें आपको खुद को कभी नहीं छोड़ना है. हम क्या करते हैं उसमें, फिर वो गोल में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि अपने आप को एग्जॉस्ट करने लग जाते हैं, ओवरडू कर देते हैं.
तो गोल्स आपके सभी अच्छे हैं, वो एक खाली रास्ता है, लेकिन अपने आप को नहीं छोड़। आई एम श्योर आपकी जब से ये जर्नी स्टार्ट हुई आपने बहुत सारे केसेस हैंडल किए होंगे, बहुत। जैसे आपने एक एग्जांपल अभी हमको दिया कि उसकी माँ और वो बेटे का एक रिलेशन कुछ अलग लेवल पे था। सबसे इंटरेस्टिंग आपकी लाइफ की कौन सी केस होगी या ऐसा एक्सपीरियंस होगा जो आपने रिजॉल्व किया हो, या आपने बहुत मैजिकल रिजल्ट्स देखे हो, ऐसा कुछ आपका एक्सपीरियंस होगा तो प्लीज शेयर करिए। केसेस तो बहुत सारे, बट एक केस है, मतलब उसमें एक व्यक्ति था, तो मैं ट्यूनिंग फोक्स हीलिंग कर रही थी उसकी। ट्यूनिंग फोक्स, मैं ट्यूनिंग फोक्स भी, वी हैव सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच वी रीड द ऑरा और द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ ह्यूमन। तो उन्होंने अप्रोच किया, उसकी रीडिंग कर रही थी मैं। तो जब रीडिंग कर रहे थे तो उसकी सारे वाइब्रेशंस ठीक आ रहे थे। सो आई ऑल्सो व्हेन आई वाज रीडिंग, मैंने कहा कमाल है, ये बंदे की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है और कोई किसी भी चक्रा में कोई वाइब्रेशन नहीं आ रही। एंड द मोमेंट आई एंटर्ड इनटू हिज थर्ड आई फील्ड, देयर वाज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड। सो आई आस्क्ड हिम, एट अ यंग एज व्हेन यू वर इन 22-23, बिकॉज वो उस एज में उसकी साउंड चेंज हो गई और बहुत अजीब सी वियर्ड सी साउंड थी। आई सेड, डिड यू मेक सम प्रॉमिस व्हिच यू डिडंट फुलफिल? सो फर्स्ट ऑफ ऑल ही सेड, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देन आई आस्क्ड हिम, थिंक अबाउट इट। सो ही सेड, व्हेन आई वाज इन कॉलेज और मुझे बिजनेस करना था, तो मेरे फादर के एक स्टाफ थे, तो मैंने उनसे बोला कि मुझे ये काम में आप हेल्प कर दो, तो मेरे पास पैसे आएंगे। एंड ही हैड 5 डॉटर्स, दैट मैन। सो मैं आपकी 5 बेटियों की शादी कर दूँगा। अब समय ऐसा चला कि उनके पास पैसे भी आ गए, और क्योंकि वो उनकी हेल्प कर रहे थे तो कुछ उन्होंने अंडरस्टैंडिंग हो गई, मैं 10% दूंगा, तो ये भी फ्लरिश कर गए साथ साथ। अब ये वो इंसान तो फ्लरिश कर गया, ये इंसान स्टक हो गया एक पॉइंट पे आके। तो मैंने उनको बोला इसका सोल्यूशन है, क्योंकि अब उनकी 5 बेटियों की शादी हो चुकी थी। तो बोले लेकिन मैंने इसलिए नहीं दिए क्योंकि उनके पास पैसे आ चुके थे। तो मैंने बोला पर ये बात तो डील की पार्ट तो नहीं था। डील का पार्ट तो ये था कि भाई आप ये चीज़ करो। तो फिर उन्होंने बोला अब तो शादियां भी हो गई, उनके बच्चे भी हो गए। मैंने कहा अब आप सामूहिक विवाह में कहीं 5 लड़कियों की शादी करवा दीजिए, या जो आपको लगता है कि भाई आप इस समय जिस भी स्थिति ऑफ मनी में हैं, वो प्रॉमिस आपको पूरा करना पड़ेगा। तो वो पूरा किया। उसके बाद उनकी फैक्ट्री स्टार्ट हो गई, जो बहुत 3 साल से उनको लैंड नहीं मिल रही थी, स्ट्रगल कर रहे थे, तो बहुत कुछ था उनकी लाइफ में, लेकिन वो एक चीज़ से वो सोल्यूशन क्रिएट हो गए। तो दैट इज़ वन ऑफ द केस स्टडीज विच लाइक रियली मेस्मराइजेस मी, कि कितना पुराना, कब हम प्रॉमिस कराते हैं, हम भूल जाते हैं, हमें लगता है इंपॉर्टेंट ही नहीं है, या उसकी लाइफ में तो अब ये है, उसको इसकी ज़रूरत नहीं है। ये हमारी स्टोरी। बट रियलिटी में प्रॉमिस, जैसे हम आपने पूछा भी था अभी थोड़ी देर पहले, मन्नत मांग लेते हैं। मन्नत मांगना आसान है, किसी से वादा लेना आसान है, वादा पूरा करना बड़ा मुश्किल है। जैसे आज मैंने वादा किया मैं पहुंच जाऊंगी, अगर मैं नहीं पहुंचती तो आप खाली एम्बैरस नहीं फील करते अपनी टीम के सामने, आपको लगता है यार मेरे साथ धोखा हो गया, तो वो धोखा मुझे कहीं मिलता, फिर वो मुझे पूरा करना पड़ता है। आई वुड हैव थॉट तो क्या हो गया, मेरे को समय नहीं मिला, मेरी फ्लाइट डिले थी, मैं नहीं कर पाई, वॉट एवर आई कुड, बट you will have to complete because a promise was converted. You converted the energy into a promise, into a curse, into a negative vibration. नजर कुछ भी आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो, वो आप ही वापस जाके आपको पूरा करना पड़ेगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैं सभी को बोलूंगी कि वादा करने से पहले सोचिए, बोलने से पहले सोचिए, सोचने से पहले भी सोचिए कि मैं क्या सोचने जा रही हूँ। ये जो हीलिंग प्रोसेस है, मैंने ऐसे सुना है कि सामने वाला जो जिसके साथ आप या जिसको हीलिंग दे रहे हो, ही हैज टू बी इन अ पोजीशन ऑफ रिसीविंग। वेरी ट्रू। अगर कोई ऐसा बंदा है, सपोज आई वांट अ हीलिंग फॉर थर्ड पर्सन, सपोज मेरी फ्रेंड है, बट ही इज टोटली और शी इज टोटली अ डिसबिलीवर, डज दिस स्टिल वर्क ऑन द पर्सन और नो? So it works, but in that case, we send a healing that the person should get ready to take healing from us or anybody. मतलब ऐसा नहीं कि मेरे से ही ले, हम उसमें उसको ब्लेसिंग्स भेज देते हैं, या ये वाइब्रेशन इंटेंशन के साथ भेज दे कि इंसान हेल्प लेने के लिए रेडी हो जाए, क्योंकि हीलिंग और कुछ नहीं है, हेल्प ही तो है ना। एक तार टूटी हुई है, अब वो कह रहा है, क्योंकि रिलीजियस बिलीफ्स उसके माइंड में एक तरह से काम कर रहे हैं, तो वो हीलर को भी वही मानता है। पर मेरा मानना है कि हीलर के पास इंसान तब आता है जब डॉक्टर जवाब दे देता है। तो
आप उस समय ये बोल दीजिए ब्लेसिंग्स कि भाई मेडिटेशन में बैठिए। कोई भी हीलर को ऐसा लगता है कि XYZ चाहता है कि मैं उसकी हीलिंग कर दूं, तो उस समय आप ये मैसेज डाल दीजिए यूनिवर्स में कि द पर्सन शुड गेट रेडी फॉर रिसीविंग, नॉट जस्ट सेंड द हीलिंग बट गिव अ मैसेज, क्योंकि यूनिवर्स वर्क्स इन वाइब्रेशन। तो अगर मैंने वो वाइब्रेशन क्रिएट किया तो उसके पास कुछ ना कुछ मैसेज आ जाएगा। सो दैट्स हाउ वी वर्क इन 5D हीलिंग, कि हम 5D में हमेशा किसी को भी फोर्स नहीं करते, या अगर कोई बोले कि मुझे हीलिंग में बिलीव नहीं करता तो हम उसको डिसरिस्पेक्टफुली नहीं लेते। हम उसको मानते कि एक उसकी लाइफ का एक रिजल्ट है, कि उसके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो इस चीज़ को ऐसा बोल रहा है। अभी के परसिवियरेंस चेंज भी हो सकती है। Does it mean that we can work on somebody, like on third person's mindset or thinking process or belief system? Without their knowing, Yeah. that person has to come. So that's what we are sending an invitation कि आप आइए. Some form or the other, something will in their life will happen that they will find somebody or go on that. तो हम हमेशा यूनिवर्स को यही कमांड करते हैं कि ये इंसान खुद हेल्प लेने के लिए रेडी हो जाए. So ये जो रेकी होता है, like you're sending it to XYZ person, somebody sitting in other city or other country or whatever. So you're sending your energy from here, right? तो सपोज मदर है, अपने बच्चे के लिए करवाना चाह रही है, बच्चे को, आई मीन इफ ही इज नॉट इन अ रिसीविंग स्टेट, और अगर आप उस मदर के बच्चे को यहाँ से आप रेकी की एनर्जी भेज रहे हो, तो डज इट स्टिल वर्क? इट वर्क्स बिकॉज मदर की कभी भी कॉर्ड बच्चे से डिस्कनेक्ट होती ही नहीं है. फिजिकली अम्बिकल कॉर्ड डिस्कनेक्ट हुई है ना. आप देखो, इसको रेकी या प्राणिक या 5D को सबको साइड रख, आपका बच्चे को कुछ भी कहीं होता है तो आपका अंदर एक बीट मिस होती है, आपको वैसे भी पता चल जाएगा कि योर चाइल्ड नीड्स यू. तो ये कनेक्शन जो है वो हमेशा से था, वो कटता नहीं है. तो इन द केस ऑफ हीलिंग, अगर मदर अपने बच्चे की हीलिंग कराती है तो वो काम करता है. मैं खाली मदर और बच्चे की बात कर, क्योंकि आपने स्पेसिफिक क्वेश्चन मदर और बच्चे का पूछा. बट अगर पार्टनर के साथ भी काम करता है, क्योंकि पार्टनर के साथ आप सेक्सुअली कनेक्टेड होते हो, सो इन सम वे यू आर गिविंग द एनर्जी एंड यू आर रिसीविंग द एनर्जी फिजिकली. लेकिन उसके अलावा आप बोलो मेरी फ्रेंड, इट विल नॉट वर्क. इट हैज टू बी कनेक्टेड विथ यू, देन इट. इफ इट इज नॉट कनेक्टेड विथ यू, नहीं. So, to send somebody energy, the person has to be in a state of receiving state, right? Otherwise, it doesn't work. Suppose कोई कोमा में है, या कोई बहुत physically हाँ, तो उन बंदों पर ये चीजें काम करती हैं? हाँ, कोमा स्टेट में, कोमा होता क्या है पहले तो आप ये, आई वांट यू टू प्रोसेस दिस, दैट कोमा इज लाइक द माइंड is active because the soul is not still yet decided that do I want to leave the body or should I be in the body, because there is somebody in the family who he or she feels traumatized by. तो टाइम ले रहा है अपना कि मैं वापस जाऊं या उस पार चला जाऊं. अब उस केस में हम हीलिंग कैसे करते हैं? हम सोल के पास मैसेज भेजते हैं कि भाई whatever it is, the people in your life really love you. बट देर आर समटाइम्स ऑल्सो सोल्स, कोमा में सोल्स आती हैं कि उनको एग्जिट टाइम आ जाता है, अब उनको उस बॉडी को छोड़ने में पेन हो रहा है, तो भी हीलिंग लेती हैं सोल्स. सो देर आर टू काइंड्स ऑफ हीलिंग्स इन द कोमा स्टेट ऑल्सो. वन, द सोल वॉन्ट्स टू एग्जिट द बॉडी नाउ. One, it wants to come back, but it is not able to decide. Now that we figure out when we are doing the healing. So we have a communication with that soul in the healing. जब हम हार्ट मेडिटेशन करते हैं तो हम उसकी हार्ट से कनेक्ट करते हैं और फिर उसको वो मैसेज भेजते हैं, वो इंटेंशन सेट करते हैं. अब कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे पास उस कोमा स्टेट के इंसान की हीलिंग लेके आया है वही उसका ट्रॉमा का कारण भी होता है कई बार, क्योंकि वो उसी को उसके लिए पेन भी फील हो रहा है सबसे ज़्यादा. तो ट्रॉमा भी क्या है? एक डीप वाइब्रेशनल कनेक्शन है, तार है एक, और कुछ भी नहीं है. लव भी ऐसे ही एक डीप कनेक्शन है, एक में हमें अच्छा लगता है, एक में हमें बुरा लगता है. दैट्स द ओनली डिफरेंस. लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है. अगर ट्रॉमा है, एंगर है, पेन है, हेट्रेड है, दीज आर ऑल वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस. सो लव इज, दैट्स व्हाई एवरी रिलीजन टॉक्स अबाउट लव. तो आप प्यार से किसी को भी मैसेज भेजेंगे तो वो रिसीव करते हैं. दैट्स व्हाई एवरी रिलीजन टॉक्स अबाउट लव. आप, हर रिलीजन अलग अलग बात करता है पर सब में एक कॉमन है, लव.
सो अगर आप लव से भेजेंगे तो हर चीज़ पहुंचती है. ऋचा जी, मैंने अभी रिसेंटली बहुत जगह सुना है दीज वर्ड्स लाइक कॉन्वोलेक्सा. आप वो बोलते रहोगे तो देयर आर सर्टेन फ्रेंच वर्ड्स या कुछ ऐसे वर्ड्स दे आर कॉलिंग इट मंत्रा या जो भी है. या तो व्हाट यू हैव टू से ऑन दिस, लाइक अगर हम वी आर हियर इन इंडिया, बॉर्न हुए हैं भारतीय जमीन पर, और जो हमारे मंत्र है, जाप है, या चाहे ओम हो, चाहे श्री हो, या चाहे गायत्री मंत्र हो, एंड व्हेन दीज वर्ड्स लाइक फ्रेंच मंत्रा या जो भी है, सो दे ये कॉन्वोलेक्सा करके जो एक चीज़ है, मैंने बहुत रिसेंटली सुनी है कि बहुत पावरफुल है. अगर ये आप उसको चैंट करोगे तो सर्टेन थिंग्स विल हैपन. तो आपकी क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? पहले तो मेरा एक क्वेश्चन होता है सभी लोगों से कि हम, मतलब मैं लैंग्वेज के लिए भी बोलूँ, चाहे रिलीजन के लिए भी बोलूँ, चाहे ये नए वर्ड्स के लिए भी बोलूँ, इनके नए वर्ड्स के हमारी लाइफ में आने की ज़रूरत क्या पड़ती? इसलिए पड़ते हैं ना कि कहीं न कहीं हम अपनी लाइफ में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं, उनसे सॉल्यूशन नहीं क्रिएट कर पाए. अब इसी तरह से एक ही भाषा है ओम. अगर आप नेचर में बैठे हो, आपको कोई वर्ड की ज़रूरत पड़ती है. आप मान लें चाइना चले जाए, आपको लैंग्वेज नहीं आती, आप स्माइल करेंगे, सामने वाला आपको स्माइल बैक करेगा. यू डोंट नीड अ लैंग्वेज, बट वी क्रिएटेड लैंग्वेज टू क्रिएट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. अब क्वेश्चन ये है कि अगर आपको ओम ही, आप ओम बोले या कन्वेक्सा बोले, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? आपकी तो अंडरस्टैंडिंग फिर भी नहीं है. तो वो मंत्र कितना पावरफुल है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको समझ आ रहा है क्या कि आप कहाँ डिस्कनेक्टेड हो? तो ओम is the beginning of the universe. It is always there in us. All our chakras make us meet to the om only. है ना? अगर मैं खुद से ही कनेक्टेड नहीं हूँ तो फिर मैं चाहे 10 बार 10 अलग चीज़ें बोलती रहूँ. अब देखिए, रेकी आई, प्राणिक आई, 10 और हीलिंग मोडालिटीज़ आई. क्यों ज़रूरत पड़ रही है? क्योंकि हम खुद को नहीं समझ पा रहे. वी आर ट्राइंग टू सेल एवरीथिंग. इट्स मोर कनेक्टेड विद द सेलिंग पार्ट. एंड पीपल अंडरस्टैंड कि भाई ये नहीं समझ आ रहा तो ये डाल दो, ये नहीं समझ आ रहा तो ये दे दो, ये नहीं समझ आ रहा तो यहाँ से घुसा. Right. Every time they are coming up with some new technique, some new ideology, or some new method, and then everybody wants to follow that. यस. बिकॉज वाई? बिकॉज वो बोलते हैं ना, एक बिजनेस की एक साइकोलॉजी है, जहाँ आपको लगे ना कि ये गैप है, वहाँ पे ये भर दो. तो अब हमारा इमोशनल गैप क्या है? फियर. लाइफ में सबको ग्रो करना है, लाइफ में सबको भागना है, तो फिर कुछ तो चाहिए ना नया. अब वो नया क्या है? वो फियर को कवरिंग है. तो वर्ड तो अगर आप ओम ही बोलते रहो सिर्फ. अभी मैं बीटल्स के आश्रम में थी, तो मुझसे किसी ने पूछा कि ये ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन क्या है. इससे छोटी सी बात. अब देखिए, आज कोई उसके बारे में बात ही नहीं करते, चली गई, जबकि बीटल्स ने उसी से क्रिएट किया. तो क्या वो पावरफुल नहीं थी? लेकिन वो बीटल्स थे. कोई और बीटल्स नहीं बन पाया तो वो बोल रहा है कि भाई इट डजेंट वर्क. पर क्या आपने ये सोचा कि भाई बीटल्स के लिए क्यों काम किया, मेरे लिए क्यों नहीं किया? नहीं. हम किसी को भी देखते तो हम बस उसको देखते. हम ये नहीं समझते कि उसने क्या किया होगा. Like when we see successful people, we only see their success. We don't see how they have created it. तो कोई भी मंत्र हो, मंत्र खुद से कैसे काम करेगा? आप बोल रहे हो ना, आप चैंट कर रहे हो, आपका उच्चारण, आपकी वाइब्रेशन उस मंत्र को और पावरफुल बनाती है. And also the intention behind it and Of the course. intensity with इंटेंशन क्रिएट्स द इंटेंसिटी. ऑफ कोर्स, सो राइटली सेड. बट अगर मेरी इंटेंशन ही यही है कि बस मेरे को तो अभी अपनी लाइफ में सब कुछ ठीक कर लेना है, पर करना ठीक क्या है वो पता है? वो ही नहीं पता. तो जब आपको पता ही नहीं तो मंत्र कैसे काम करेगा? आप फ्रिज खरीद के ले आओ, ना स्विच लगाना आता है, ना ऑन करना आता है. हम बचपन से हनुमान चालीसा पढ़ रहे. बेचारे हनुमान जी ने तो सबको ही दिया है. अभी आजकल वो लेटेस्ट वीडियोस, ये मंत्र इतना पावरफुल है, वो तब भी थे, आज भी है, हमेशा रहेंगे. बट माई क्वेश्चन ऑलवेज वॉज, वेयर माई सर्च बिगेन इज, इफ एवरीथिंग इज सो पावरफुल, then why doesn't it work same way for everybody? If it is so powerful, be it Hanuman Chalisa, be it Gayatri Mantra, be it Om, what is the missing link? And the missing link was always we. तो जब वो आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो, अभी और नए नए भी बहुत सारे आ जाएंगे, बट काम वो थोड़े टाइम का टेम्पररी फेज है. तो टेम्पररी फिर चला जाएगा, फिर कोई नया आ जाएगा. लेजेंड नहीं है कोई. लेजेंड क्योंकि आप, यू आर द मास्टर स्ट्रोक.
एंड इफ यू आर मिसिंग देन नथिंग इज स्ट्राइकिंग इन योर लाइफ. सो इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ अपने आप को देखो, ऑलवेज फोकस ऑन योरसेल्फ, नेवर एनीथिंग. एंटरप्रेन्योरशिप और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में आपने किस तरह से बैलेंस किया है? सिर्फ एक ही चीज़, लव. जो मुझे प्यारा लगता है वही मैं देती हूँ, और जो मैं नहीं, मैं प्यार कर पाती, वो मैं खाली एंटरप्रेन्योर बनने के लिए नहीं देती. क्योंकि मेरा मानना ये है कि आप एनर्जी हो, तो आप जैसे चीज़ों को फील करोगे वही आपके लाइफ में क्रिएट होती जाएंगी. सो एंटरप्रेन्योर का काम खाली ये नहीं होता है कि भाई वो पैसे कमाए. उसका काम सबसे पहला होता है ग्रो करे. तो ग्रोथ तभी आ सकती है जब आप उससे प्यार करते रहें. रिश्ता भी तभी बनता है, बिकॉज यू आर द सोर्स ऑफ एनर्जी. मेडिकल अंडरस्टैंडिंग और स्पिरिचुअल हीलिंग, ये दोनों का कनेक्शन आप कैसे बैलेंस करते हैं? या अगर डॉक्टर्स ने सर्टेन थिंग्स बोल दिए कि ये सपोज कैंसर, ये क्यूरेबल नहीं है, गिव अप कर दिया है, या यू नो कीमो हो गया, ये हो गया, एक सर्टेन पॉइंट के बाद आपके पास इतना टाइम है, एज अ हीलर would you take that challenge? Or I wouldn't say as a challenge, but that as a project, that with my healing techniques or my energy or power, I will heal the person? I will definitely take up that project, and first and the most important thing is वो इंसान खुद कितना रेडी है. रेडीनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने लाइफ में भी देखा, ये खाली कैंसर या केस के हिसाब से नहीं बोल रही हूँ, मैं एक नॉर्मल पर्सपेक्टिव से भी बोल रही हूँ कि जब मैं टूटूंगी तभी मैं बदलने के लिए तैयार हूँ. जब तक हम झुकते नहीं है ना, हम चेंज भी नहीं होना चाहते. मतलब लाइफ में कोई ऐसा रीज़न होना चाहिए सॉलिड. जैसे मानो किसी की लाइफ में ऐसा है कि मेरे बच्चे छोटे हैं, मुझे ठीक होना ही है, वो होते हैं. अभी एक पार्किंसंस की क्लाइंट थी मेरी, उसका 80% पार्किंसंस ठीक हो गया. और एक और क्लाइंट थी, उनके ये जॉइंट्स में जो क्या बोलते हैं आर्थराइटिस, फॉर लास्ट 15 ईयर्स शी कुडंट फोल्ड हर हैंड्स, बैठती भी ईंट पे थी. 80% 90% सारा आर्थराइटिस ठीक हो गया. सो ऐसा नहीं है कि नहीं, उसकी विलिंगनेस थी, खाली मेरा काम नहीं काम आएगा जब आप रेडी होंगे तो. सो इट्स लाइक अ कम्युनिकेशन बिटवीन टू वाइब्रेशंस, दैट आई एम रेडी टू टेक व्हाट यू आर रेडी टू गिव. हम मंदिर भी तो जाते हैं ना, भगवान तो वैसे ही रहते हैं. हम लेने के लिए जिस दिन रेडी होते हैं उस दिन हमें भगवान की शक्ल भी बड़ी सुंदर लग रही होती है, उसकी बातें भी समझ आ रही होती है, लेकिन जिस दिन हम इरिटेट होते हैं हमें उस दिन कुछ भी नहीं दिखाई सुनाई दे रहा. तो द सेम थिंग विद द हीलर ऑल्सो. द पेशेंट हैज़ टू बी रेडी टू रिसीव इट. बट अगर वो इस इंटेंशन से आता है कि पता नहीं काम करता है या नहीं करता, होगा या नहीं होगा, दैट इज़ वेयर द गेम चेंजेस. दैट इज़ व्हेन वी आर नॉट एबल टू गिव बिकॉज द पर्सन इज़ नॉट रेडी टू रिसीव. Richa ji, thank you so much for joining us on Be You with Shraddha S. बहुत insightful कॉन्वर्जेशन रही हमारी. आई एम श्योर हमारे दर्शकों को भी बहुत नॉलेज मिली होगी, इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और बहुत इन्जॉय किया होगा ये टॉक्स, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो मेरे अंदर से आए हैं, आई एम श्योर हमारे दर्शकों के भी दिल में, दिमाग में ये क्वेश्चंस होंगे. सो बहुत ब्यूटीफुली आपने सभी क्वेश्चंस को हमारी आंसर किया है, एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू यू फॉर कमिंग on this podcast and gracing the place. Thank you so much. Thank you for having me. Thank you so much. Thank you so much for watching this episode of Be You with Shraddha S. We hope you enjoyed the conversation. Please don't forget to subscribe, share and follow our social media. Thank you so much.